ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर शब्द ये लैटिन भाषा से आया है ना? जी बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब होता है गणना करना। गणना करना। तो मतलब अपने मूल रूप में ये एक कैलकुलेटर ही था। एक तरह से हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर उसे एक उपयोगी सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी परिभाषा। अब जरा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं, जहां से परीक्षाओं में अक्सर सवाल बनते हैं। जरूर। तो गणना का सबसे पहला यंत्र जो माना जाता है वो था अबेकस। अबेकस, हाँ, वो बच्चों के खेलने वाला। जी, लेकिन असली मैकेनिकल कैलकुलेटर 1642 में ब्लेज पास्कल ने बनाया, जिसका नाम था पास्कलाइन। पास्कलाइन, ओके। लेकिन असली नींव तो चार्ल्स बैबेज ने रखी थी। सही। 1837 में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का एक प्रस्ताव दिया और इसी को आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहते हैं। इसलिए उन्हें कंप्यूटर का जनक या आविष्कारक भी कहा जाता है। जी, चार्ल्स बैबेज। अच्छा, यहाँ कुछ और भी नाम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। हाँ, और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक भी एलन ट्यूरिंग ही थे, जॉन मकार्थी के साथ। और विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक वो थे सीमोर क्रे। एक और नाम है जॉन वॉन न्यूमन का, 1948 में पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर देने वाले। उनका योगदान बहुत बड़ा था, उन्होंने ही स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, कुछ और भी जरूरी पॉइंट्स हैं, जैसे पंच कार्ड का आविष्कार। हाँ, 1890 में हर्मन हॉलरिथ ने किया था। डेटा स्टोर करने का एक शुरुआती तरीका था ये। और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम, ये बड़ा दिलचस्प है। ये लेडी एरा ऑगस्टा ने विकसित किया था। उन्होंने चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए ही एक एल्गोरिथम लिखा था। कमाल है। अच्छा, भारत के संदर्भ में बात करें तो पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया? वो थे समरेंद्र कुमार मित्रा। और पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? वो था मार्क 1 जो 1944 में बना। पर पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तो ENIAC था ना? बिल्कुल, ENIAC 1946 में बना और इसे बनाया था JP एकर्ट और जॉन मॉशले ने। ठीक है, और अगर भारत में स्थापित पहले कंप्यूटर की बात हो तो वो था ENIC2M, जिसे 1955-56 के आसपास भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और जो कंप्यूटर पूरी तरह से भारत में विकसित हुआ वो पहला कौन सा था? वो था सिद्धार्थ। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया इतिहास। अब बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों की, मतलब जनरेशंस की। जी, कंप्यूटर के विकास को समझने के लिए इसे 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। चलिए पहली पीढ़ी से शुरू करते हैं। इसका समय था 1942 से 1955 तक। हाँ, और इसकी मुख्य तकनीक थी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स, मतलब ये बहुत बड़े होते होंगे। बहुत ज्यादा। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था और भाषा सिर्फ मशीनी भाषा थी। इसके उदाहरण? वही ENIAC, UNIVAC, EDVAC, ये सब पहली पीढ़ी के ही कंप्यूटर थे। ठीक है, अब आते हैं दूसरी पीढ़ी 1956 से 65। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव था ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गए। तो कंप्यूटर छोटे हो गए होंगे। काफी छोटे और ज्यादा भरोसेमंद भी। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और डिस्क का इस्तेमाल होने लगा। और भाषा? भाषा भी थोड़ी आसान हुई, असेंबली भाषा आई और साथ में कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक जैसी उच्च स्तरीय भाषाएं भी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स के कुछ उदाहरण? IBM 7030, IBM 1401, ये सब इसी दौर के थे। बढ़िया। अब तीसरी पीढ़ी 1966 से 75। यहाँ क्या नया आया? यहाँ आया इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC। अच्छा, ये वही IC है जिसे सिलिकॉन से बनाते हैं। जी हाँ, और इसका आविष्कार JS किल्बी ने किया था। इस पीढ़ी में SSI और MSI का भी इस्तेमाल हुआ है ना, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। बिल्कुल, मतलब एक ही चिप पर कई सारे ट्रांजिस्टर। इससे कंप्यूटर का आकार और भी छोटा हो गया। इसके उदाहरण क्या थे? जैसे IBM 360, PDP-2, ये सब तीसरी पीढ़ी के थे। चलिए अब चौथी पीढ़ी पर चलते हैं, 1976 से 89 तक। ये पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर की पीढ़ी थी। इसमें VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का इस्तेमाल हुआ और इसी से पर्सनल कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ। सही पकड़ा। इसी पीढ़ी में GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी इस्तेमाल शुरू हुआ। माउस भी इसी समय आया। मतलब कंप्यूटर चलाना आम लोगों के लिए आसान हो गया। हाँ, और भाषा में C, C++, डेटाबेस जैसी चीजें आ गई। उदाहरण के तौर पर Apple II और IBM 4341। ठीक है, और अब आते हैं पांचवी पीढ़ी पर जो 1990 से अब तक चल रही है। इसकी मुख्य तकनीक है ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI। तो इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकें शामिल हैं। बिल्कुल, आज के जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं जैसे परम या फिर सेल्फ ड्राइविंग कारें, रोबोट्स, ये सब 5वीं पीढ़ी की ही देन है। बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो पीढ़ियों के बाद अब हम कंप्यूटर के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन को समझते हैं। जी, कंप्यूटर को मुख्य रूप से 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से? एक तो उनके आकार के आधार पर और दूसरा उनके अनुप्रयोग मतलब काम करने के तरीके के आधार पर। ठीक है, तो पहले आकार के आधार पर देखते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं सुपर कंप्यूटर। ये तो नाम से पता चला है, आकार में सबसे बड़े, सबसे तेज। हाँ, और इनकी स्टोरेज क्षमता भी सबसे ज्यादा होती है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? वो था क्रे 1, 1976 में बना। और भारत का? ये सवाल बहुत आता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था परम 8000, जिसे 1991 में बनाया गया। और इनका उपयोग कहाँ होता है? बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधानों में, मौसम की भविष्यवाणी करने में, इस तरह के कामों में। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार, गति और कीमत में सुपर कंप्यूटर से थोड़े कम होते हैं। इन्हें बिग आयरन भी कहते हैं ना? जी बिल्कुल, इनका इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारी संगठन करते हैं। मेन फ्रेम के बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर। हाँ, ये मेन फ्रेम से भी छोटे होते हैं, आकार, गति और कीमत तीनों में। इसका कोई उदाहरण? जैसे PDP-1 एक मशहूर मिनी कंप्यूटर था। और आखिर में आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। जी, ये आकार में सबसे छोटे और सबसे सस्ते होते हैं। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहते हैं। मतलब हमारे पर्सनल कंप्यूटर यानी PC। बिल्कुल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, टैबलेट, ये सब माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। तो ये तो हो गया आकार के आधार पर वर्गीकरण। अब अनुप्रयोग के आधार पर बताइए। प्रत्येक मात्राओं को मापते हैं, जैसे दाब, ताप, लंबाई। अच्छा, जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर। बिल्कुल सही उदाहरण है। स्पीडोमीटर या भूकंप सूचक यंत्र, ये सब एनालॉग कंप्यूटर हैं। और डिजिटल कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। ये बाइनरी सिस्टम यानी 0 और 1 पर काम करते हैं। तो हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप डिजिटल कंप्यूटर हुए। जी। तो फिर हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड में एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं। मतलब कोई उदाहरण? जैसे पेट्रोल पंप की मशीन, वो पेट्रोल के बहाव को एनालॉग तरीके से मापती है, लेकिन कीमत और मात्रा को डिजिटल में दिखाती है। अच्छा। इसी तरह अस्पतालों में डायलिसिस मशीन या रडार, ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। मतलब कंप्यूटर की जो संरचना या आर्किटेक्चर है, उसका मतलब क्या है, उसके अलग अलग हिस्सों की बनावट और वो आपस में कैसे काम करते हैं, ये ना? हाँ बिल्कुल। मोटे तौर पर देखें तो इसके 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से। पहला इनपुट आउटपुट यूनिट मतलब IO, दूसरा मेमोरी यूनिट और तीसरा जो सबसे जरूरी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। ओके, तो इनपुट यूनिट से हम डेटा या निर्देश कंप्यूटर में डालते हैं। हाँ, जैसे बाइनरी में 0 और 1, उदाहरण के लिए आपका माउस हो गया, कीबोर्ड या फिर माइक्रोफोन जिससे हम बात कर रहे हैं। और आउटपुट यूनिट वो हमें नतीजा दिखाता है, जैसे मॉनिटर स्क्रीन पर या स्पीकर पर जो आवाज आती है। सही। और मेमोरी यूनिट का काम तो नाम से ही साफ है, डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करना। हाँ, जिसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज दोनों आ जाते हैं। और फिर आता है CPU, कंप्यूटर का दिमाग। हाँ, कंप्यूटर का मस्तिष्क। इसका काम है डेटा को प्रोसेस करना और उसे इन्फॉर्मेशन में बदलना। इसके अंदर क्या क्या होता है? देखिए, CPU के भी अपने 3 बहुत जरूरी हिस्से हैं। पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU। अच्छा, ये सारे गणित वाले काम करता होगा? बिल्कुल, जोड़ घटाव गुणा भाग, और सिर्फ गणित ही नहीं, तार्किक गणनाएं मतलब लॉजिकल कैलकुलेशंस भी करता है। ओके, और दूसरा हिस्सा? दूसरा है रजिस्टर। रजिस्टर, ये तो एक तरह की मेमोरी हुई ना? हाँ, प्राइमरी मेमोरी। ये डेटा को अस्थायी रूप से मतलब टेम्परेरी स्टोर करता है ताकि उस तक बहुत तेजी से
से पहुंचा जा सके। तो ये सबसे तेज मेमोरी हुई। हाँ, इसे कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है कंट्रोल यूनिट, सीयू। कंट्रोल यूनिट। इसका काम है कंप्यूटर के सभी कामों का संचालन और निगरानी करना। ये एक तरह का मैनेजर है। अच्छा, तो ये एएलयू और मेमोरी के बीच में एक तरह का तालमेल बनाता है। बिल्कुल सही, एक ट्रैफिक पुलिस की तरह सबको निर्देश देता है। और ये सारी की सारी चीजें मतलब सीपीयू, मेमोरी, ये सब कहाँ लगी होती है? ये सब मदरबोर्ड लगी होती हैं, जो कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड है। हाँ, मदरबोर्ड पर ही आपको एक्सपेंशन स्लॉट, सीएमओएस बैटरी, एसएमपीएस, सीपीयू, पीसीआई स्लॉट्स और मेमोरी, ये सारे जरूरी कंपोनेंट्स एक ही जगह मिलते हैं। और यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। माइक्रो प्रोसेसर, ये क्या है? एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाया गया सीपीयू। सही कह रही हूँ? आपने बिल्कुल सही समझा। एक पूरा का पूरा सीपीयू एक छोटी सी चिप पर। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? पहला था इंटेल 404। अच्छा, इंटेल का। हाँ, 1971 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था और जिस पहले कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल हुआ उसका नाम था माइक्रोल। माइक्रोल। हाँ, अच्छा, ये जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं ये सेमीकंडक्टर से बनती हैं। इसके लिए सिलिकॉन का नाम तो बहुत सुना है। हाँ, सिलिकॉन सबसे आम है, लेकिन जर्मेनियम, गैलियम और आर्सेनिक की भी जरूरत पड़ती है। और इनकी स्पीड, इनकी गति किसमें मापते हैं? इनकी गति हर्ट्ज यानी HZ और मेगाहर्ट्ज MHz में मापी जाती है। एक और तथ्य है, 8286 माइक्रो प्रोसेसर, वो एक 8 बिट कंप्यूटर है। हाँ, वो एक 8 बिट प्रोसेसर था। चलिए, आर्किटेक्चर तो समझ लिया, अब कुछ ऐसे तथ्यों पर नजर डालते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। जरूर, जैसे कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये तो 2 दिसंबर को होता है। हाँ, बिल्कुल। और पहला व्यावसायिक कंप्यूटर मतलब कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? वो था यूनिवैक। यूनिवैक। और भारत में सुपर कंप्यूटर की कहानी क्या है? भारत में सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने 1987 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। अच्छा, सीडैक, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है शायद? हाँ, पुणे महाराष्ट्र में। एक और दिलचस्प बात, IBM, इसे पहले IBM नहीं कहते थे। नहीं, इसका पुराना नाम था कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। काफी लंबा नाम था। हाँ। अच्छा, सीपीयू की परफॉर्मेंस को किसमें मापते हैं? उसे फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ओके। और मैंने सुना है कि नेपाल ने अपनी जनगणना के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था काफी पहले। हाँ, 2028 BS की जनगणना के लिए उन्होंने IBM 1401 कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था। वाह। और एक और सवाल, मॉलिक्यूलर कंप्यूटर को और क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर कंप्यूटर को नैनो कंप्यूटर भी कहते हैं। नैनो कंप्यूटर, ठीक है। अब आखिर में कुछ जरूरी संक्षिप्त अक्षरों मतलब एब्रिविएशंस को जल्दी से देख लेते हैं, A से C तक वाले। ठीक है, तो AI से शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AIDC ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कैप्चर, ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क और ASCII, ये बहुत कॉमन है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। अगला है ASP, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ALU, हाँ। तो हमने अभी बात करी। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। अब ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, AVI, ऑडियो वीडियो इंटरफेस, APS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम और बेसिक। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अच्छा, अब BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCR बारकोड रीडर और भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बिट, बाइनरी डिजिट, BPI बिट्स पर इंच और BPS, बिट्स पर सेकंड, ठीक है। अब C पे आते हैं, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन और CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CC जो ईमेल में इस्तेमाल होता है, कार्बन कॉपी और CCTV, क्लोज सर्किट टेलीविजन, CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस, ग्लोबल, ये एक लैंग्वेज है। हाँ, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, CPU तो हमें पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CRT कैथोड रे ट्यूब, और CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CLI कमांड लाइन इंटरफेस और CU जिसकी हमने बात की, कंट्रोल यूनिट, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड और आखिर में CSA। कंप्यूटर स्पीड एडिशन। अब अगला टॉपिक देखते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले कंप्यूटर और इंसान के बीच जो भी डिवाइस संपर्क बनाते हैं उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। बिल्कुल, और इनमें इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनका यूज हम कंप्यूटर को कमांड्स या डेटा देने के लिए करते हैं। मतलब ये एक तरह से हमारी भाषा को कंप्यूटर की मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए, तो फिर सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से शुरू करते हैं। इसका इस्तेमाल तो हम सब करते हैं अक्षर और नंबर डालने के लिए। इसका आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने किया था। हाँ, 1868 में। और कीबोर्ड जो है वो आजकल USB या पुराने PS2 पोर्ट से कनेक्ट होता है। इसमें करीब 104 कीज होती हैं और इसका लेआउट QWERT पैटर्न पर बेस्ड है जो सबसे कॉमन है। कीबोर्ड पर कीज भी कई तरह की होती हैं, जैसे एक तो हो गई अल्फान्यूमेरिक कीज जिसमें A से Z तक अक्षर और 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं। और फिर न्यूमेरिक कीपैड अलग से होता है जिसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं। अच्छा, और वो जो सबसे ऊपर F1 से F12 तक कीज होती हैं, फंक्शन कीज, उनका क्या खास काम है? उनके बहुत स्पेसिफिक काम है। जैसे F1 तो लगभग हर जगह हेल्प के लिए होता है, F2 किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए, ओके। F3 सर्च खोलने के लिए और F5 तो हम सब यूज करते हैं रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए। हाँ, F5 तो बहुत कॉमन है। F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए काम आता है और F11 से ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड ऑन हो जाता है और F12 से सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। फिर आती है नेविगेशन कीज जैसे एरो कीज, ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए, और होम की से कर्सर लाइन की शुरुआत में चले जाता है और एंड की से लाइन के आखिर में। सही। पेज अप और पेज डाउन से पेज ऊपर नीचे होता है। कीबोर्ड में कुछ और भी जरूरी कीज हैं जैसे कॉम्बिनेशन कीज, हाँ? शिफ्ट ऑल्ट और कंट्रोल। ये अकेले कुछ नहीं करती पर दूसरी कीज के साथ मिलकर खास काम करती हैं। इन्हें मॉडिफायर कीज भी कहते हैं। और टॉगल कीज भी तो होती हैं। हाँ, टॉगल कीज जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक या स्क्रॉल लॉक, ये किसी फंक्शन को ऑन या ऑफ करती हैं। और कुछ स्पेशल कीज भी है, जैसे प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंटर से कोई भी कमांड दिया जाता है, और बैकस्पेस से कर्सर के बाईं तरफ का अक्षर डिलीट होता है। ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस की। इसमें सबसे पहले आता है माउस। हाँ, माउस एक GUI बेस्ड पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस है। इसका आविष्कार 1963 में डगलस एंजल बार्ट ने किया था। ये 3 तरह का हो सकता है, वायरलेस, मैकेनिकल और ऑप्टिकल। और माउस के जो 5 मेन काम है वो क्या है? देखिए, सबसे पहला है क्लिक यानी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को चुनना। फिर है डबल क्लिक जिससे कोई फाइल या प्रोग्राम खुलता है। ओके। और राइट क्लिक? दायां क्लिक करने पर उस ऑब्जेक्ट से जुड़े ऑप्शंस की एक लिस्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाता है। चौथा है ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने के लिए। और पांचवा? स्क्रॉलिंग, जिससे पेज को ऊपर नीचे किया जाता है। माउस के अलावा दूसरे पॉइंटिंग डिवाइस कौन से हैं? ट्रैक बॉल के बारे में बताइए। ट्रैक बॉल एक तरह से उल्टा माउस है। इसमें डिवाइस अपनी जगह रहता है और हम ऊपर लगी बॉल को उंगलियों से घुमाते हैं। इसका इस्तेमाल कैड, कैम और मेडिकल फील्ड में होता है जहां बहुत प्रिसिजन चाहिए। और जॉयस्टिक, वो तो गेमिंग के लिए होती है। हाँ, मेनली कंप्यूटर गेमिंग में, पर अब रोबोटिक्स और फ्लाइट सिमुलेटर में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। एक स्टाइलस पेन भी होता है। जी, स्टाइलस एक हैंडहेल्ड डिवाइस है। इसका इस्तेमाल ड्राइंग और ग्राफिक्स बनाने के लिए टैबलेट्स पर किया जाता है। और एक लाइट पेन भी होता था पहले। हाँ, लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसे सीधे CRT स्क्रीन पर चित्र बनाने या मेन्यू सेलेक्ट करने के लिए यूज करते थे। अच्छा, अब बात करते हैं टच स्क्रीन की। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग डिवाइस है। बिल्कुल, क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, जैसे हमारे मोबाइल फोन या ATM की स्क्रीन। हम उसी पर देखकर उसी को टच करके इनपुट देते हैं। सही कहा। अब आते हैं बारकोड रीडर पर, यानी BCR पर। बारकोड रीडर का काम है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी UPC को पढ़ना। वो जो प्रोडक्ट्स पर काली सफेद लाइनें होती हैं, ये सुपरमार्केट और बैंकों में बहुत यूज होता है। और जो एग्जाम में आंसर शीट चेक होती है उसके लिए क्या यूज होता है? उसके लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR यूज होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की आंसर शीट्स को जांचने के काम आता है जहां गोलों को भरते हैं। अच्छा, बैंकों में चेक क्लियर करने के लिए भी एक खास टेक्नोलॉजी है, MICR। हाँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका उपयोग बैंकों में चेक प्रोसेसिंग के लिए होता है। इसमें एक खास चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों को पहचाना जाता है।
चेक पर जो 9 अंकों का कोड होता है उसका क्या मतलब है? उस 9 अंकों के MICR कोड में पहले 3 अंक शहर का कोड बताते हैं, अगले 3 अंक बैंक का कोड और आखिरी 3 अंक उस बैंक की ब्रांच का कोड बताते हैं। ये तो बहुत स्पेसिफिक जानकारी है। एक और टेक्नोलॉजी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR बदल देता है। और स्कैनर वो कैसे काम करता है? स्कैनर एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है। ये किसी भी टेक्स्ट या इमेज को स्कैन करके उसे डिजिटल फॉर्म में बदल देता है। ये 3 तरह के होते हैं, फ्लैट पेड, शीट फेड और हैंडहेल्ड। स्मार्ट कार्ड रीडर के बारे में भी कुछ बताइए। स्मार्ट कार्ड रीडर यानी SCR का यूज ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को रीड करने वाली मशीन। और QR कोड रीडर ये तो हर जगह है। QR मतलब क्विक रिस्पांस कोड। इसका आविष्कार 1994 में जापान की डेंसो वेव कंपनी ने किया था और मजे की बात यह है कि इसे असल में ऑटोमोबाइल के पार्ट्स को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। अच्छा, और अब हम पेमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। आखिर में कुछ और इनपुट डिवाइस के नाम बता दीजिए। जरूर, वेब कैमरा है, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन जिससे हम आवाज रिकॉर्ड करते हैं, फिर डिजिटाइजर, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम जैसे गूगल असिस्टेंट या Siri। और सेंसर्स भी तो इनपुट डिवाइस हुए। हाँ बिल्कुल, सेंसर और बायोमेट्रिक मशीन जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस ही हैं। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, आउटपुट डिवाइस। हाँ, आउटपुट डिवाइस ये वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के अंदर के डेटा को एक नतीजे के तौर पर हमें दिखाते हैं। और इनको हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, है ना? बिल्कुल, एक है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और दूसरा हार्ड कॉपी आउटपुट। तो सॉफ्ट कॉपी से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो मॉनिटर आता है। हाँ, मॉनिटर जिसे VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। और इसका साइज तो डायगोनली मतलब तिरछा नापते हैं। हाँ बिल्कुल, अब बात करते हैं इसकी कुछ खासियतों की, जैसे कि पिक्सल। पिक्सल मतलब वो जो स्क्रीन पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिनसे तस्वीर बनती है। सही, और इन्हीं पिक्सल की गिनती से बनता है रेजोल्यूशन। अच्छा, रेजोल्यूशन जैसे हम सुनते हैं 800 by 600 या 1024 by 768। हाँ, मतलब स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितने पिक्सल हैं, जितने ज्यादा पिक्सल उतनी अच्छी तस्वीर। और इन पिक्सल के बीच की दूरी भी तो कुछ होती है। हाँ, उसे कहते हैं डॉट पिच। ये दूरी जितनी कम होगी, इमेज उतनी शार्प दिखेगी। एक और शब्द है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट मतलब 1 सेकंड में स्क्रीन कितनी बार खुद को रिफ्रेश करती है। इसे हर्ट्ज में मापते हैं ना? बिल्कुल, ज्यादा हर्ट्ज मतलब ज्यादा स्मूथ वीडियो और गेमिंग। और एस्पेक्ट रेशियो वो तो स्क्रीन की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात होता है। हाँ, आजकल ज्यादातर मॉनिटर्स का 16:9 होता है। अच्छा, अब मॉनिटर के प्रकारों पर आते हैं। मुझे तो वो पुराने बड़े वाले CRT मॉनिटर याद है। हाँ, कैथोड रे ट्यूब, वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे काम करते थे। और उसके बाद आई TFT। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये एक तरह का फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। और आजकल तो फ्लैट पैनल में ही कितने सारे नाम हैं, LED, LCD, हाँ, GLED, OLED, AMOLED भी। हाँ, ये सब फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अलग अलग रूप हैं। LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड और LCD हुआ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये तो हुई स्क्रीन की बात। सॉफ्ट कॉपी में और क्या क्या आता है? सॉफ्ट कॉपी में आवाज वाले डिवाइस भी आते हैं, जैसे स्पीकर और हेडफोन। स्पीकर जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड की मदद से डिजिटल सिग्नल को आवाज में बदलता है। सही, और हेडफोन जब वो आवाज सिर्फ हमें ही सुननी हो। और तो सॉफ्ट कॉपी ही हुआ। बिल्कुल, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए होता है, जैसे क्लासरूम या कॉन्फ्रेंस में। इसमें एक DLP टेक्नोलॉजी होती है ना? हाँ, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, ये बहुत ही एडवांस तकनीक है। चलिए अब हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, मतलब प्रिंटर। हाँ, प्रिंटर जो जानकारी को सीधे कागज पर छाप देता है। प्रिंटर की क्वालिटी को DPI में मापते हैं। DPI यानी डॉट्स पर इंच, और उसकी स्पीड को मापते हैं PPM में। PPM पेज पर मिनट। सही। अब प्रिंटर भी 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके नाम से लग रहा है कि इसमें कुछ टकराता होगा। बिल्कुल, इसमें एक प्रिंटिंग हेड होता है जो स्याही वाले रिबन पर टकराकर अक्षर छापता है, इसलिए ये आवाज भी बहुत करते हैं। जैसे वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उनकी खटर पटर आज भी कुछ जगहों पर सुनाई दी जाती है। हाँ, उसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। इसमें अक्षर डॉट से बनते हैं। इसी में और भी थे, जैसे डेज़ी व्हील प्रिंटर। हाँ, उसमें एक व्हील का इस्तेमाल होता था। फिर आते हैं लाइन प्रिंटर, जो एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करते थे। सही कहा। इनकी स्पीड LPM यानी लाइन पर मिनट में मापी जाती थी। ड्रम प्रिंटर भी एक तरह का लाइन प्रिंटर ही है। तो ये तो हुए पुरानी टेक्नोलॉजी वाले शोर करने वाले प्रिंटर। अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट पर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ये प्रिंटिंग के लिए केमिकल, गर्मी या बिजली का इस्तेमाल करते हैं। और ये शांत होते हैं। हाँ, बहुत। इसमें सबसे आम है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट जिसमें स्याही की कार्ट्रिज लगती है और वो नोजल से स्याही स्प्रे करता है। बिल्कुल, लेकिन इसकी एक दिक्कत है, ज्यादा दिन इस्तेमाल ना करो तो इसके नोजल बंद हो जाते हैं। हाँ, स्याही सूख जाती है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर ये कैसे काम करता है? इसमें गीली स्याही की जगह पाउडर वाला टोनर इस्तेमाल होता है, तो सूखने का कोई चक्कर ही नहीं। अच्छा, और ये लेजर बीम का इस्तेमाल करता है ना? हाँ, ये USB पोर्ट से भी जुड़ जाते हैं और बहुत तेजी से प्रिंट करते हैं। एक और प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर ये बहुत अलग है, ये गर्मी यानी हीट का इस्तेमाल करता है। स्याही या टोनर कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस एक खास तरह का थर्मोक्रोमिक कागज चाहिए होता है जो गर्मी से काला हो जाता है। अरे वाह, जैसे ATM की रसीद या शॉपिंग बिल वाला कागज। बिल्कुल वही। तो ये तो हुए प्रिंटर्स। हार्ड कॉपी में और भी कुछ है। हाँ, प्लॉटर और 3D प्रिंटर। प्लॉटर क्या करता है? प्लॉटर बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक्स, बैनर और लाइन डायग्राम बनाता है, जैसे आर्किटेक्ट वगैरह इस्तेमाल करते होंगे। एकदम सही। ये CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन पर काम करता है। और 3D प्रिंटर ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है। 3D प्रिंटर एक मॉडर्न नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो डिजिटल फाइल से असली 3 डायमेंशनल चीजें बनाता है। कमाल है। अच्छा, कुछ डिवाइस ऐसे भी तो है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। हाँ, उन्हें इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे फोटोकॉपी मशीन। बिल्कुल, वो पहले स्कैन इनपुट करती है, फिर प्रिंट आउटपुट करती है। फैक्स मशीन, मॉडेम, हेडसेट। और सबसे बड़ा उदाहरण है टच स्क्रीन। हाँ, टच स्क्रीन। आप छूकर इनपुट देते हैं और वो आपको रिजल्ट दिखाकर आउटपुट देती है। वॉकी टॉकी भी इसी का एक उदाहरण है। अब कुछ और जरूरी बातें देख लेते हैं। हाँ, जैसे वेब कैमरा, उससे हम इंटरनेट पर वीडियो कॉल कर सकते हैं। हाँ, और ऑप्टिकल माउस में लाइट के लिए डायोड का इस्तेमाल होता है। सही। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सब डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। OMR, OCR, BCR भी बिल्कुल। और लैपटॉप में जो टच पैड होता है वो भी माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। चलिए अब आखिर में कुछ जरूरी संक्षिप्ताक्षर मतलब एब्रिविएशंस देख लेते हैं। जरूर। DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम, DPI डॉट्स पर इंच, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ENIC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस और HLL हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। अब अगला टॉपिक देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर मेमोरी है क्या। मतलब जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो प्रोसेसर के बाद शायद सबसे जरूरी चीज मेमोरी ही है। बिल्कुल, इसे हम कंप्यूटर की याददाश्त कह सकते हैं, पर यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। मेमोरी और स्टोरेज का। हाँ, अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं। देखिए, मेमोरी जैसे रैम वो आपके काम करने के डेस्क की तरह है। अच्छा। जिन फाइलों पर आप अभी काम कर रहे हैं वो उस पर है, तेज है, आसानी से पहुंच में है, पर अस्थायी है। जैसे ही कंप्यूटर बंद, डेस्क साफ। और स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क, वो कमरे की फाइलिंग कैबिनेट होगी। एकदम सही, जहां आप अपना सारा काम स्थायी रूप से रखते हैं। उसे निकालने में थोड़ा वक्त लगता है लेकिन वो हमेशा वहीं रहता है। तो मेमोरी अस्थायी, स्टोरेज स्थायी। बिल्कुल, और इसी आधार पर हम मेमोरी को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए प्राइमरी मेमोरी से शुरू करते हैं। इसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं ना। हाँ, क्योंकि ये मदरबोर्ड पर प्रोसेसर के बिल्कुल पास होती है। इसी वजह से बहुत तेज होती होगी। बहुत ज्यादा तेज, लेकिन इसका साइज लिमिटेड होता है और इसके 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, रैम और रोम। रैम
यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये नाम तो हम सबने सुना है। ये वोलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मतलब जब तक पावर है तब तक याददाश्त है। पावर गई तो डेटा भी गया। बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं कि काम करते हुए फाइल सेव करते रहना चाहिए। अगर लाइट चली गई तो जो भी रैम में था वो सब खत्म। अच्छा, इसमें भी तो कई प्रकार होते हैं, जैसे SRAM, DRAM, इनमें क्या फर्क है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। SRAM का मतलब है स्टैटिक रैम। ये बहुत बहुत तेज होती है। कितनी तेज? इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फ्लिप फ्लॉप से बनती है। तो अगर SRAM इतनी तेज है तो हम पूरे कंप्यूटर की रैम उसी से क्यों नहीं बना लेते? कंप्यूटर तो रॉकेट बन जाएगा। बेहतरीन सवाल, पर इसका जवाब टेक्नोलॉजी से ज्यादा इकोनॉमिक्स में है। SRAM बहुत ज्यादा महंगी होती है अच्छा, और जगह भी ज्यादा लेती है, तो हम एक स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। हम SRAM का एक छोटा सा हिस्सा बनाते हैं जिसे कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी ये प्रोसेसर के सबसे पास होती है। हाँ, और बाकी की मेन मेमोरी के लिए हम DRAM यानी डायनामिक रैम का इस्तेमाल करते हैं। ये SRAM से थोड़ी धीमी है पर काफी सस्ती पड़ती है। तो कैश मेमोरी एक तरह से प्रोसेसर का पर्सनल असिस्टेंट हो गया, जो सबसे जरूरी फाइल हाथ में रखता है। क्या बात है, इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। और DRAM में भी आजकल कई वेरिएशन है, जैसे SDRAM और सबसे कॉमन DDR-RAM। DDR3, DDR4, DDR5 वगैरह। जी ठीक है, तो रैम तो एक सुपर फास्ट लेकिन भुलक्कड़ मेमोरी होगी, पर कंप्यूटर को चालू होने के लिए कुछ निर्देश तो स्थायी रूप से याद रखने पड़ते होंगे ना? बिल्कुल, और यहीं पर प्राइमरी मेमोरी का दूसरा साथी ROM यानी रीड ओनली मेमोरी काम आता है। जैसा नाम से ही लग रहा है, रीड ओनली। हाँ, और ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब बिजली बंद होने पर भी अपनी बातें नहीं भूलता। और इसी में वो निर्देश होते हैं जिनसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जिसे हम बायोस कहते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सही। जब आप पावर बटन दबाते हैं तो प्रोसेसर सबसे पहले ROM में रखे इसी बायोस प्रोग्राम को पढ़ता है और फिर बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में लोड करता है। और इसी पूरी प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। अच्छा, रोम के भी तो कुछ प्रकार होंगे? हाँ, इसमें भी एक विकास क्रम है। सबसे पहले आया PROM यानी प्रोग्रामेबल ROM। इस पर एक बार प्रोग्राम लिख दिया तो बस वो पत्थर की लकीर हो गया। मतलब कोई अपडेट नहीं, कोई सुधार नहीं? कुछ नहीं। इसी मुश्किल को हल करने के लिए आया EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM। इरेजेबल मतलब इसे मिटा सकते थे? हाँ, पर तरीका बड़ा अजीब था। आपको चिप को मदरबोर्ड से निकालकर उस पर तेज पराबैंगनी किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट डालनी पड़ती थी। क्या सच में? चिप को बाहर निकालकर यूवी लाइट से मिटाना, ये तो बहुत अव्यावहारिक लगता है। था ही, तो इसके बाद आया EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM। इलेक्ट्रिकली मतलब बिजली से ही मिटा सकते थे? हाँ, बिना कंप्यूटर से बाहर निकाले। आज की जो फ्लैश मेमोरी है, जैसे हमारी पेन ड्राइव, वो इसी तकनीक का एक एडवांस रूप है। आपने बूटिंग का जिक्र किया था, इसमें कोल्ड और वार्म बूटिंग भी होता है? हाँ, ये बहुत आसान है। जब आप बंद कंप्यूटर को पावर बटन से चालू करते हैं तो वो है कोल्ड बूटिंग, और जब चलते हुए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं वो है वार्म बूटिंग। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी तो समझ आ गई। अब चलते हैं उस फाइलिंग कैबिनेट की तरफ, मतलब सेकेंडरी मेमोरी। हाँ, इसे बाहरी या सहायक मेमोरी भी कहते हैं। ये नॉन वॉलेटाइल होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता प्राइमरी मेमोरी से हजारों गुना ज्यादा होती है, लेकिन स्पीड काफी कम होती है और कीमत भी प्रति जीबी बहुत कम होती है। इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले शायद मैग्नेटिक स्टोरेज आता है। सही, जैसे मैग्नेटिक टेप, और इसी तकनीक पर आधारित है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD। हार्ड डिस्क में पतली प्लेट्स होती हैं जिन्हें प्लैटर कहते हैं। हाँ, और ये प्लैटर बहुत तेजी से घूमते हैं। इनकी गति RPM में मापी जाती है। RPM मतलब रिवोल्यूशंस पर मिनट। जी, ये 5400 RPM से लेकर 15000 RPM तक हो सकता है। जितना तेज घूमेगा उतनी जल्दी डेटा मिलेगा। मैग्नेटिक स्टोरेज में एक और नाम याद आता है, फ्लॉपी डिस्क। हाँ, अब तो वो म्यूजियम की चीज हो गई है। 1.44 MB की होती थी। 1.44 MB आज तो एक फोटो भी से बड़ी होती है। बिल्कुल। मैग्नेटिक के बाद आया ऑप्टिकल स्टोरेज मतलब लेजर वाला, जैसे CD। कॉम्पैक्ट डिस्क 650 से 700 MB। फिर आई DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसकी क्षमता 4.7 GB से शुरू हुई। और फिर हाई डेफिनेशन के लिए ब्लू रे डिस्क। सही, ब्लू रे डिस्क पर 25 से 50 GB तक डेटा आ सकता है। और अब हम सेकेंडरी मेमोरी के तीसरे और सबसे आधुनिक दौर में हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज या फ्लैश डिवाइसेस। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें HDD की तरह कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता। इसे बहुत तेज हो जाते हैं। तेज, शांत और ज्यादा टिकाऊ, जैसे हमारी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। हाँ, आजकल लैपटॉप्स में हार्ड डिस्क की जगह SSD ही आ रही है। ये स्टोरेज का भविष्य है। इन सभी को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, मेमोरी पदानुक्रम या मेमोरी हायरार्की। ये क्या है? ये इन सभी मेमोरी प्रकारों को एक पिरामिड में रखने जैसा है। पिरामिड में सबसे ऊपर क्या होगा? सबसे ऊपर चोटी पर होते हैं CPU रजिस्टर्स। ये प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं, पलक झपकने से भी तेज। ठीक है, रजिस्टर्स के ठीक नीचे उनके नीचे आती है कैश मेमोरी, जो SRAM से बनती है। सही। कैश के बाद आती है प्राइमरी मेमोरी यानी रैम, और पिरामिड में सबसे नीचे सबसे बड़ा हिस्सा सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क या SSD। तो नियम ये है कि पिरामिड में आप जितना ऊपर जाएंगे मेमोरी उतनी ही तेज, महंगी और छोटे साइज की होगी, और जितना नीचे आएंगे वो उतनी ही धीमी, सस्ती और बड़े साइज की होती जाएगी। एकदम साफ हो गया। चलिए अब कुछ और जरूरी शब्दों को देखते हैं, जैसे लेटेंसी टाइम और सीक टाइम। ये हार्ड डिस्क से जुड़े हैं। सीक टाइम मतलब सही ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय, और लेटेंसी टाइम ट्रैक पर सही सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय। ये दोनों मिलकर बताते हैं कि डेटा तक पहुंचने में कुल कितना टाइम लगेगा। एक और शब्द है MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच एक वेटिंग रूम जैसा है। डेटा ट्रांसफर होते समय थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकता है। अच्छा, और आखिर में पेजिंग और सेगमेंटेशन। ये दोनों रैम को मैनेज करने के तरीके हैं। पेजिंग में रैम को एक बराबर साइज के टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिन्हें पेज कहते हैं। और सेगमेंटेशन में मेमोरी को जरूरत के हिसाब से अलग अलग साइज के टुकड़ों में बांटा जाता है, जिन्हें सेगमेंट कहते हैं। बहुत बढ़िया। अंत में डेटा स्टोरेज की इकाइयों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जरूर। सबसे छोटी इकाई तो बिट है, 0 या 1। 4 बिट से एक निबल बनता है और 8 बिट से एक बाइट। सही। और फिर कहानी 1024 के गुणा में आगे बढ़ती है। 1024 बाइट्स यानी 1 किलोबाइट या KB। 1024 KB मतलब 1 मेगाबाइट MB, 1024 MB का 1 गीगाबाइट GB और 1024 GB का 1 टेराबाइट TB। आज के समय में हम ज्यादातर टीबी में ही बात करते हैं, पर डेटा की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। TB के बाद क्या आता है? 1024 TB मिलकर बनता है 1 पेटाबाइट PB। पेटाबाइट। हाँ, गूगल हर रोज 20 पेटाबाइट से ज्यादा डेटा प्रोसेस करता है। कमाल है। और इसके बाद एक्साबाइट EB, फिर जेटाबाइट ZB और फिर योटाबाइट YB। योटाबाइट, ये तो बहुत ही बड़ा होगा। हाँ, सैद्धांतिक रूप से इकाइयां और भी हैं। 1024 योटाबाइट मिलकर बनता है 1 ब्रोंटोबाइट BB और उसके भी आगे। और 1024 ब्रोंटोबाइट से बनता है 1 जियोबाइट। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर की दुनिया मतलब इन्हीं दो चीजों पर टिकी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसे ऐसे कह सकते हैं कि हार्डवेयर शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा। बिल्कुल सही। एक के बिना दूसरा एकदम अधूरा है। तो चलिए पहले शरीर से ही शुरू करते हैं, हार्डवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर मतलब वो सारी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। हाँ, ये सब हार्डवेयर का हिस्सा है। देखिए, कीबोर्ड और माउस जैसे डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अच्छा, जिनसे हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं। बिल्कुल। और मॉनिटर या प्रिंटर हुए आउटपुट डिवाइस, जिनसे कंप्यूटर हमें रिजल्ट दिखाता है। ओके, पर असली जो जादू है वो तो अंदर CPU में होता है। हाँ, असली खेल तो प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइसेस का ही है, जैसे प्रोसेसर यानी CPU, मदरबोर्ड, रैम। ये मदरबोर्ड शब्द बहुत सुनने में आता है,
ये इतना जरूरी क्यों है? मदरबोर्ड आप उसे कंप्यूटर का एक तरह से नर्वस सिस्टम समझ सकती हैं। नर्वस सिस्टम मतलब जो शरीर के सारे हिस्सों को जोड़कर रखता है। एकदम सही। वो एक बड़ा सा सर्किट बोर्ड है जिस पर प्रोसेसर यानी दिमाग और रैम मतलब मेमोरी सब कुछ उसी पर लगा होता है। और बाकी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए पोर्ट्स भी उसी पर होते हैं। हाँ, सारे पोर्ट्स उसी से जुड़े होते हैं। मुझे याद है पुराने कंप्यूटर्स के पीछे तो तारों का पूरा जंजाल होता था, हर डिवाइस का अपना अलग पोर्ट। बिल्कुल, वो दौर ही अलग था। प्रिंटर के लिए वो मोटा सा पैरेलल पोर्ट आता था। हाँ, जिसमें 25 छेद होते थे। और माउस मॉडेम के लिए सीरियल पोर्ट, कीबोर्ड के लिए गोल PS2 पोर्ट, मतलब हर डिवाइस का अपना एक अलग दरवाजा था। तो फिर यूएसबी ने आकर तो जैसे सब कुछ बदल ही दिया। यूएसबी ने आकर कहा कि भाई इन सब अलग अलग दरवाजों की जरूरत नहीं, एक ही चाबी से सारा काम चलेगा। यूनिवर्सल सीरियल बस नाम में ही यूनिवर्सल है। हाँ, और यही उसकी सबसे बड़ी क्रांति थी, सरलता। आज तो खैर हाई डेफिनेशन वीडियो के लिए HDMI पोर्ट है और डेटा के लिए USB का ही राज है। तो ये सब हार्डवेयर मिलकर एक शरीर जैसा बन गया, पर ये तो बेजान है। इसे जिंदा करती है आत्मा यानी सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सॉफ्टवेयर ही वो चेतना है, वो निर्देश है जो इस हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है और कैसे करना है। बिना सॉफ्टवेयर के तो सबसे महंगा कंप्यूटर भी बस एक डिब्बा ही है। बस एक डिब्बा और कुछ नहीं। और ये सॉफ्टवेयर भी मतलब अलग अलग तरह के होते हैं ना, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, और इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ओके। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई नाटक का मंच हो, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, खासकर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज या मैक ओएस जैसा। हाँ, वो मंच है। वो स्टेज तैयार करता है, लाइटें लगाता है, पर्दे संभालता है, मतलब कंप्यूटर के सारे बुनियादी काम मैनेज करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस मंच पर काम करने वाले कलाकार हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, जैसे गूगल क्रोम में कलाकार है जो इंटरनेट दिखाता है, MS वर्ड लिखने का काम करता है, फोटोशॉप तस्वीरें एडिट करता है। तो मतलब बिना मंच यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कलाकार परफॉर्म ही नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। और इस मंच के पीछे एक बैक स्टेज क्रू भी होता है। बैक स्टेज क्रू? हाँ, जैसे डिवाइस ड्राइवर्स। जब आप कोई नया प्रिंटर लाती हैं तो उसका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है ना। हाँ, करना पड़ता है। वो ड्राइवर ही ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि इस नए डिवाइस से बात कैसे करनी है। वो एक ट्रांसलेटर की तरह है। अच्छा, और वो जो एंटीवायरस जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहलाते हैं सिस्टम यूटिलिटीज। ये भी उसी बैक स्टेज क्रू का हिस्सा है। मतलब ये सिस्टम की देखभाल करते हैं। हाँ, जैसे डिस्क क्लीनर गैर जरूरी फाइलें हटाता है और एंटीवायरस जैसे नॉर्टन या कैस्पर्स की वो मंच का सिक्योरिटी गार्ड है जो बुरे प्रोग्राम्स यानी वायरस को बाहर रखता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये आत्मा, इसे बनाया कैसे जाता है? इसकी भी कोई भाषा होती होगी? जरूर होती है। इन्हें बनाने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल होता है और इन्हें हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। दो हिस्से? हाँ, एक है निम्न स्तरीय भाषाएं या लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल मतलब वो हार्डवेयर के बहुत करीब होती हैं। मशीन उन्हें आसानी से समझती है, पर हम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है। आप वो 0 और 1 वाली भाषा की बात कर रहे हैं, बाइनरी कोड? हाँ, वही, उसे कहते हैं मशीनी भाषा। कंप्यूटर सीधे सीधे सिर्फ उसी को समझता है। ओके। इसी का एक थोड़ा सा बेहतर रूप है असेंबली भाषा, जिसमें 0-1 की जगह कुछ सांकेतिक शब्द होते हैं, जैसे जोड़ने के लिए AD, पर वो भी बहुत जटिल है। तो फिर प्रोग्रामर असल में काम किस भाषा में करते हैं? वो काम करते हैं उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस में, जैसे C++, जावा, पाइथन। हाँ बिल्कुल, ये भाषाएं अंग्रेजी जैसी होती हैं। इन्हें पढ़ना, लिखना, समझना सब कुछ बहुत आसान होता है। एक मिनट, अगर कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है तो वो पाइथन या जावा को कैसे चलाता है? बीच में कोई अनुवाद करने वाला तो होता होगा? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर काम आते हैं भाषा अनुवादक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स? हाँ, ये वो प्रोग्राम है जो हमारी हाई लेवल भाषा को मशीन के समझने लायक 0 और 1 में बदल देते हैं। अच्छा, और ये भी अलग अलग तरह के होते हैं? हाँ, मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इनमें क्या फर्क है? फर्क तरीके का है। मान लीजिए कंपाइलर एक ऐसा अनुवादक है जो आपकी पूरी किताब मतलब पूरा प्रोग्राम एक ही बार में पढ़कर उसका अनुवाद कर देता है और एक नई पूरी तरह से अनुवाद की हुई किताब बना देता है। बिल्कुल, C++ जैसी भाषाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। और इंटरप्रेटर आपकी किताब की एक एक लाइन पढ़ता है और साथ ही साथ उसका अनुवाद करके सुनाता जाता है। अच्छा, मतलब वो लाइन दर लाइन काम करता है। हाँ, वो पूरे प्रोग्राम का एक साथ अनुवाद नहीं करता। पाइथन और जावास्क्रिप्ट जैसी भाषाएं ऐसे ही काम करती हैं। ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। अच्छा, सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक और चीज है, ओपन सोर्स। मुझे ये हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है कि कोई अपनी मेहनत, अपना कोड मुफ्त में दुनिया को क्यों दे देता है? ये सॉफ्टवेयर की दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। यहाँ मकसद सीधे पैसा कमाना नहीं बल्कि मिलकर कुछ बेहतर बनाना है। देखिए, एक होता है फ्रीवेयर, जैसे गूगल क्रोम, इस्तेमाल के लिए मुफ्त है पर उसका कोड कंपनी का राज है। और एक शेयरवेयर भी होता है जो कुछ दिन मुफ्त चलता है फिर पैसे मांगता है। हाँ, वो शेयरवेयर है, जैसे विनजिप का पुराना वर्जन, वो आपको ट्राई करने के लिए मिलता है। लेकिन ओपन सोर्स इन सबसे अलग है। बहुत अलग। ये न सिर्फ मुफ्त होता है बल्कि इसका सोर्स कोड यानी इसे बनाने की पूरी विधि सबके लिए खुली होती है। तो कोई भी उसे देख सकता है और उसमें बदलाव भी कर सकता है। बिल्कुल, कोई भी उसे देख सकता है, उसमें सुधार कर सकता है, उसे और बेहतर बना सकता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये एक तरह का सामुदायिक प्रयास है। हाँ, एक कम्युनिटी एफर्ट जहाँ हजारों लोग मिलकर एक ऐसी चीज बनाते हैं जो किसी एक कंपनी की जागीर नहीं होती। वाकई ये तो एक पूरी अलग फिलॉसफी है। अच्छा, जब हम इन सब सॉफ्टवेयर से कुछ बनाते हैं जैसे कोई डॉक्यूमेंट या इमेज, तो कंप्यूटर उसे फाइल की तरह सहेजता है। ये फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम को आप कंप्यूटर का लाइब्रेरियन कह सकते हैं। लाइब्रेरियन? हाँ, वो तय करता है कि कौन सी फाइल कहाँ रखी जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाए। और हर फाइल के नाम के आखिर में जो होता है जैसे .txt या .jpg, उसे एक्सटेंशन कहते हैं। हाँ, वो उस फाइल की पहचान है। जैसे .txt मतलब टेक्स्ट फाइल, .jpg मतलब इमेज फाइल, और .exe का मतलब? .exe का मतलब है कि ये खुद एक प्रोग्राम है जिसे चलाया जा सकता है। और जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो ब्राउजर पर HTML या HTTP जैसे शब्द दिखते हैं, ये क्या है? वो वेब की बुनियाद है। HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वो भाषा है जिसमें वेब पेज लिखे जाते हैं। और HTTP मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो नियम है, वो प्रोटोकॉल है जिससे आपका ब्राउजर सर्वर से बात करके वो वेब पेज आप तक लाता है। मतलब ये सब मिलकर ही हमारे डिजिटल अनुभव को संभव बनाते हैं। बिल्कुल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, भाषाएं, प्रोटोकॉल ये सब मिलकर ही काम करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि टेक्नोलॉजी में इतने सारे संक्षिप्त रूपों यानी एक्रोनिम्स का इस्तेमाल क्यों होता है? क्या ये तकनीकी संवाद को ज्यादा कुशल बनाता है या फिर ये नए सीखने वालों के लिए इसे समझना और भी मुश्किल कर देता है? अब अगला टॉपिक देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ये कंप्यूटर को कैसे चलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम असल में कई प्रोग्रामों का एक समूह है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। अच्छा, एक मैनेजर की तरह? हाँ, सोचिए ये कंप्यूटर के दिमाग और शरीर के बीच में मैनेजर है। ये प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट जैसे सारे जरूरी काम करता है। और ये शुरू कब होता है? जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं? बिल्कुल, जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले मुख्य मेमोरी यानी रैम में लोड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मैनेजर की तरह काम करता है। इसके मुख्य काम क्या क्या है? इसके कई महत्वपूर्ण काम है। सबसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब ये तय करता है कि किस प्रोग्राम को कब और कितना CPU टाइम मिलेगा। इसमें शेड्यूलिंग और सिंक्रोनाइजेशन जैसी चीजें शामिल हैं। ठीक है, और मेमोरी का क्या? वो है मेमोरी मैनेजमेंट। ये प्रोग्राम की जरूरत के हिसाब से मेमोरी देता है और जब काम खत्म हो जाए तो वापस ले लेता है। और हमारी फाइल्स जो हम सेव करते हैं? वो फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ये फाइलों और डायरेक्टरी को बनाता है, हटाता है और व्यवस्थित करता है। और कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर? हाँ, वो सब डिवाइस मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर जैसे सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। और आजकल तो नेटवर्किंग भी बहुत जरूरी है। सही बात है, तो नेटवर्क मैनेजमेंट भी इसका एक अहम काम है। ये IP एड्रेस, सबनेट मास्क और राउटर गेटवे जैसी नेटवर्क सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर और मैनेज करता है। और हम यानी
यानी यूजर्स इससे इंटरेक्ट कैसे करते हैं? इसके लिए दो मुख्य तरह के इंटरफेस होते हैं। दो तरह के? हाँ, पहला है CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस। यह टेक्स्ट पर आधारित होता है। अच्छा, वो काली स्क्रीन जिसपे कोड जैसा कुछ लिखते हैं। बिल्कुल, इसमें काम करने के लिए कमांड टाइप करनी पड़ती है, जैसे लिनक्स, यूनिक्स या पुराना MS DOS। और दूसरा जो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, दूसरा है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये तस्वीरों, आइकन और मेनू पर आधारित होता है। इसे इस्तेमाल करना तो बहुत आसान है। हाँ, इसीलिए ये इतना पॉपुलर है। और एक दिलचस्प बात, GUI का आविष्कार जेफ रस्किन ने किया था। विंडोज, एंड्रॉइड, iOS ये सब इसके उदाहरण हैं। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग प्रकार भी होते हैं? हाँ, काम और यूजर्स की संख्या के आधार पर कई प्रकार हैं। जैसे कि सबसे पुराने थे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक जैसे कामों को एक बैच में चलाता था। बैच में हाँ, ये FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर काम करता है। मतलब जो काम पहले आया वो पहले होगा। हाँ, ये आज भी इस्तेमाल होता है क्या? हाँ, इसका इस्तेमाल पेरोल सिस्टम और बैंक स्टेटमेंट जैसी जगहों पर होता है। IBM का OS 360 इसका एक उदाहरण था। फिर इसके बाद क्या आया? फिर आया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक समय में केवल एक यूजर काम कर सकता था, जैसे MS DOS या Windows 95। और आज के जमाने में? आज हम इस्तेमाल करते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक साथ कई यूजर्स को सपोर्ट करता है। यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, macOS ये सब मल्टी यूजर है। और मल्टीटास्किंग भी तो होता है, एक साथ कई ऐप्स चलाना। बिल्कुल, वो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक यूजर को एक ही समय में कई एप्लीकेशन चलाने की सुविधा देता है, जैसे कि लिनक्स और विंडोज NT। मैंने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी सुना है, वो क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या RTOS उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां समय की पाबंदी बहुत जरूरी है, जैसे रोबोटिक्स, मिसाइल लॉन्च और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। यहाँ 1 सेकंड की भी देरी बहुत भारी पड़ सकती है। VxWorks और FreeRTOS इसके उदाहरण हैं। और भी कोई प्रकार है? हाँ, एक है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कई अलग अलग कंप्यूटरों पर फैला होता है जो एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। और जो हम अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं वो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इन्हें खासतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए डिजाइन किया गया है। एंड्रॉइड, iOS, ब्लैकबेरी ये सब इसी में आते हैं। चलिए कुछ जाने पहचाने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। MS DOS से शुरू करते हैं। बिल्कुल, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो 1981 में लॉन्च हुआ। ये सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग और पूरी तरह कमांड आधारित था। और फिर आया विंडोज जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, विंडोज 1985 में लॉन्च हुआ और आज ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये GUI पर आधारित है। लिनक्स के बारे में बताइए, सुना है ये बहुत शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 1991 में लिनस टॉरवाल्ड्स ने बनाया था। आपको अंदाजा नहीं होगा, दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर्स में से 90% से ज्यादा इसी पर चलते हैं। अरे वाह! और यूनिक्स? यूनिक्स तो एक तरह से पूर्वज है। ये 1970 में बेल लैब्स में विकसित हुआ था। ये भी एक ओपन सोर्स, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एप्पल का अपना अलग ही इकोसिस्टम है। हाँ, macOS। इसे एप्पल ने 1984 में विकसित किया था और ये सिर्फ उनके मैकबुक्स और iMac डिवाइस पर चलता है। अब मोबाइल की दुनिया में आते हैं एंड्रॉइड। एंड्रॉइड गूगल का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 2008 में लॉन्च हुआ। ये लिनक्स कर्नल पर आधारित है और आज दुनिया के 70% से ज्यादा फोन इसी पर चलते हैं। और इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर iOS। iOS एप्पल का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे 2007 में आईफोन और iPad के लिए बनाया गया था। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मुख्य हिस्से क्या होते हैं? इसके 3 मुख्य घटक हैं। 3? हाँ, सबसे मुख्य हिस्सा है कर्नल। ये OS का सबसे मुख्य हिस्सा है जो हार्डवेयर और मेमोरी को सीधे कंट्रोल करता है। लिनक्स में मोनोलिथिक कर्नल होता है जबकि macOS में माइक्रो कर्नल। ठीक है, कर्नल हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है शेल। ये यूजर और कर्नल के बीच की कड़ी है। ये एक इंटरफेस है जो यूजर से कमांड लेता है और कर्नल को देता है। अच्छा, तो जो हम देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं वो शेल है। हाँ, एक तरह से। और तीसरा हिस्सा है सिस्टम लाइब्रेरीज। ये पहले से लिखे हुए कोड का संग्रह है जिनका इस्तेमाल एप्लीकेशंस सामान्य काम करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ ऐसी शब्दावली देखते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। बिल्कुल, कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्त रूप और उनकी पूरी फॉर्म देख लेते हैं। पहला है POST। इसका मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। WIMP इसका मतलब है विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज, पॉइंटर। रैम और रोम तो काफी कॉमन है। हाँ, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। RTOS ये हमने अभी डिस्कस किया। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। और URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। VIS इसका भी फुल फॉर्म है। हाँ, इसका भी है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये तो बहुत दिलचस्प है। VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वाईफाई का क्या मतलब है? वायरलेस फिडेलिटी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। और आखिरी WORM WORM राइट वंस रीड मेनी। अब अगला टॉपिक देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी जानकारी से शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये आया था 1990 में, है ना? जी बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया था बिल गेट्स और पॉल एलन की और इसका पहला संस्करण 1990 में आया। और ऑफिस के जो मुख्य सॉफ्टवेयर है उनमें MS वर्ड तो है ही, साथ में एक्सेल, पावरपॉइंट और MS एक्सेस भी, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग के लिए वर्ड, स्प्रेडशीट के लिए एक्सेल, प्रेजेंटेशन के लिए पावरपॉइंट और डेटाबेस के लिए एक्सेस। सही। आज हम वर्ड पे फोकस कर रहे हैं। इसका जो मुख्य उपयोग है वो तो दस्तावेज बनाना ही है, जैसे कोई पत्र, निमंत्रण या रिपोर्ट। जी, और एक छोटी सी बात जो ध्यान रखने वाली है, जब भी हम कोई नई वर्ड फाइल खोलते हैं तो उसका डिफॉल्ट नाम document-1 होता है। हाँ, ये मैंने देखा है। अच्छा, फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं। पहले डॉक होता था और अब 2007 के बाद से .docx हो गया है। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। 2003 तक डॉक था और उसके बाद से docx हो गया। और अगर किसी को इसे रन कमांड से खोलना हो उसके लिए क्या कमांड है? उसके लिए कमांड है winword.exe। winword.exe। ठीक है, अब आते हैं वर्ड की विंडो पर। सबसे ऊपर जो बार होता है वो टाइटल बार कहलाता है ना? जी, टाइटल बार। उसमें डॉक्यूमेंट का नाम और सॉफ्टवेयर मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोनों का नाम दिखाई देता है। और वहीं दाईं तरफ वो 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। वो कंट्रोल बटन्स भी टाइटल बार पर ही होते हैं। और टाइटल बार में ही एक क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है। हाँ, उसमें वो कमांड्स होते हैं जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेव, अंडू और रीडू। अंडू और रीडू की बात आई है तो इनके शॉर्टकट्स बहुत जरूरी हैं। हाँ। अंडू के लिए मतलब किसी एक्शन को वापस लेने के लिए Ctrl+Z। और उस एक्शन को फिर से करने के लिए रीडू, उसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+Y। ये दोनों तो मतलब रोज के काम में आते हैं। बिल्कुल। अब विंडो में नीचे की तरफ आते हैं जहां स्टेटस बार होता है। हाँ, स्टेटस बार वो पेज नंबर, शब्दों की संख्या, ये सब जानकारी दिखाता है। और जूम कंट्रोल भी वहीं होता है। जी, जूम कंट्रोल भी वहीं होता है जिससे स्क्रीन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। डिफॉल्ट जूम 100% होता है। और अधिकतम कितना कर सकते हैं? अधिकतम 500%। 500%। ठीक है, अब फाइल टैब के कुछ जरूरी विकल्पों पर आते हैं। मान लीजिए मुझे एक नया खाली डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसका शॉर्टकट। नई फाइल के लिए शॉर्टकट है Ctrl+N। और सेव करने के लिए Ctrl+S, ये तो सबको पता है, लेकिन एक सेव एज भी होता है। हाँ, सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए F12 दबा सकते हैं। F12। और अगर कोई पुरानी सेव की हुई फाइल खोलनी हो उसके लिए Ctrl+O या Ctrl+F12 दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। जी, और एक और काम का शॉर्टकट है Ctrl+W। ये सिर्फ मौजूदा डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए है, मतलब पूरी एप्लीकेशन बंद नहीं होगी। ये बहुत उपयोगी है। चलिए अब होम टैब पर चलते हैं। इसका ज्यादातर इस्तेमाल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए होता है। बिल्कुल, इसमें सबसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड, इसमें कट, कॉपी, पेस्ट ये सब आते हैं। कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V। जब भी हम कुछ कट या कॉपी करते हैं तो अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। इसमें एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन भी होता है। वो क्या काम करता है? फॉर्मेट पेंटर बहुत काम की चीज है। वो एक जगह से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, जैसे उसका रंग, साइज, स्टाइल, इन सबको कॉपी करके दूसरी जगह के टेक्स्ट पर लागू कर देता है। अच्छा, मतलब मेहनत बच जाती है बहुत ज्यादा। क्लिपबोर्ड के बाद आता है फॉन्ट ग्रुप। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F।
जी। अच्छा, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री होता है। कैलिब्री। और फॉन्ट साइज उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। लिस्ट में ये कहां से कहां तक होता है? जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसमें ये 8 से 72 पॉइंट तक होता है, बस 72 तक लिस्ट में। लेकिन अगर आप खुद टाइप करें मतलब मैनुअल रूप से, तो इसे न्यूनतम 1 पॉइंट और अधिकतम 1638 पॉइंट तक कर सकते हैं। 1638 पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन पर। जी। ये तो बहुत आम है। जी, बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू। अब बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की। ये परीक्षाओं के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सुपरस्क्रिप्ट जो है वो टेक्स्ट को सामान्य लाइन से थोड़ा ऊपर उठाता है, जैसे X5 में जो 5 है। अच्छा, और इसका शॉर्टकट? इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस का बटन, मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। और सबस्क्रिप्ट? जैसे H2O में 2 नीचे होता है, वो सबस्क्रिप्ट है। वो टेक्स्ट को लाइन से थोड़ा नीचे करता है और उसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ इक्वल टू का बटन, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। ये दोनों शॉर्टकट याद रखने वाले हैं। एक और जरूरी फीचर है चेंज केस। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F3। जी, चेंज केस। इसमें 5 विकल्प होते हैं। 5? जी। कौन कौन से? एक है सेंटेंस केस, फिर लोअर केस जिसमें सभी अक्षर छोटे हो जाते हैं, अपर केस जिसमें सभी अक्षर बड़े हो जाते हैं। अच्छा, चौथा है कैपिटलाइज ईच वर्ड और पांचवा है टॉगल केस जो हर अक्षर का केस उल्टा कर देता है। टॉगल केस, ठीक है। तो ये तो हुई फॉन्ट ग्रुप की बात। होम टैब में अगला ग्रुप है पैराग्राफ। जी, पैराग्राफ ग्रुप। इसमें सबसे पहले आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसके 4 प्रकार होते हैं ना? हाँ, 4। लेफ्ट अलाइन जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एल, फिर सेंटर अलाइन उसका है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई, सी नहीं ई। सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई, फिर राइट लाइन के लिए कंट्रोल प्लस आर और आखिर में जस्टिफाई जिसके लिए है कंट्रोल प्लस जे। जस्टिफाई करने से क्या होता है? जस्टिफाई करने पर टेक्स्ट बाएं और दाएं दोनों मार्जिन से एक सीध में आ जाता है, मतलब अखबारों या किताबों जैसा लुक आता है। समझ गए। अब लाइनों के बीच की दूरी यानी लाइन स्पेसिंग की बात करते हैं। वर्ड में डिफॉल्ट मान क्या होता है? एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 लाइंस होती है। 1.5, ठीक है। पैराग्राफ में इंडेंट भी तो सेट कर सकते हैं। हाँ, इंक्रीज इंडेंट का बटन पैराग्राफ को मार्जिन से दूर ले जाता है और डिक्रीज इंडेंट उसे मार्जिन के पास लाता है। और इस ग्रुप में और कौन से जरूरी टूल्स हैं? इसमें लिस्ट बनाने के लिए बुलेट्स और नंबरिंग है। हाँ, बुलेट्स और नंबरिंग। इसके अलावा शेडिंग है जिससे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में रंग भर सकते हैं और बॉर्डर है जिससे टेक्स्ट के चारों ओर बॉर्डर बनाया जा सकता है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ जरूरी फीचर्स और कमांड्स। तो शुरू करते हैं एडिटिंग से जुड़ी कुछ बेसिक कमांड से। डॉक्यूमेंट में कुछ खोजने के लिए फाइंड जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एफ और किसी शब्द को बदलना हो तो रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच। हाँ, कंट्रोल प्लस एच। और इसी में एक और कमांड है गो टू, मतलब कंट्रोल प्लस जी। इसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट में किसी खास पेज, लाइन, अच्छा, लाइन पर भी जा सकते हैं। हाँ, लाइन, बुकमार्क या कोई टेबल हो उस पे सीधे पहुंचा जा सकता है। ये बहुत समय बचाता है। ठीक है, अब आते हैं इंसर्ट टैब पर। इसमें पहला ही ग्रुप है पेजेस। यहाँ 3 विकल्प हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। जी, और इन तीनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि सुनने में एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल। कवर पेज तो मतलब आपके डॉक्यूमेंट के लिए एक डिजाइन किया हुआ पहला पेज जोड़ता है। ब्लैंक पेज एक पूरा खाली पेज जोड़ देता है। और पेज ब्रेक? और पेज ब्रेक कर्सर के बाद के टेक्स्ट को अगले पेज से शुरू कर देता है। ठीक है, अगला ग्रुप है टेबल। टेबल बनाने की कोई लिमिटेशन होती है क्या? मतलब कितने भी कॉलम या रो बना सकते हैं? एक लिमिट है। एक टेबल में आप ज्यादा से ज्यादा 32,767 पंक्तियां मतलब रोज और 63 कॉलम बना सकते हैं। अच्छा, और एक सेल से दूसरी पर जाने के लिए टैब और पिछली पर जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल होता है। हाँ। इसके बाद इलस्ट्रेशंस ग्रुप, इसमें पिक्चर, शेप्स और स्मार्ट आर्ट जैसे विकल्प हैं। शेप्स में तो पहले से बनी हुई आकृतियां होती हैं जैसे लाइन और आयत। जी, फिर लिंक्स ग्रुप आता है। इसमें हाइपरलिंक किसी टेक्स्ट में कोई वेब एड्रेस यानी URL जोड़ने के काम आता है। और टेक्स्ट नीला हो जाता है ना? हाँ, और बुकमार्क डॉक्यूमेंट के किसी हिस्से को एक नाम देता है ताकि उसे बाद में आसानी से ढूंढ सके। अच्छा, और हेडर और फुटर के बारे में कुछ खास? हेडर पेज के सबसे ऊपर और फुटर पेज के सबसे नीचे होता है। और एक जरूरी बात, डिफॉल्ट रूप से हेडर और फुटर का मार्जिन 0.5 इंच होता है। 0.5 इंच, ठीक है। और आखिर में है सिंबल्स ग्रुप। इससे गणित के समीकरण और कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डॉलर जैसे खास सिंबल इंसर्ट किए जा सकते हैं। कोई शॉर्टकट है समीकरण के लिए? हाँ, नया समीकरण बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है ऑल्ट और साथ में इक्वल टू का बटन। चलिए अब अगला टैब देखते हैं, ड्रॉ टैब। ये तो नाम से ही साफ है। हाँ, इसमें पेन, पेंसिल, हाइलाइटर जैसे टूल्स हैं। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम पेज पर हाथ से कुछ बनाना या लिखना है, जैसे कोई स्केच या कोई फॉर्मूला। ठीक है, अब डिजाइन टैब पर आते हैं। इसमें थीम्स और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अलावा पेज बैकग्राउंड का भी एक ग्रुप है। जी हाँ, पेज बैकग्राउंड से आप वाटरमार्क, पेज का रंग और पेज बॉर्डर सेट कर सकते हैं। वाटरमार्क मतलब वो पीछे हल्का सा टेक्स्ट जो दिखता है। हाँ बिल्कुल, पेज के पीछे हल्के रंग में दिखने वाला टेक्स्ट। अब एक बहुत जरूरी टैब, लेआउट टैब। इसमें पहला ग्रुप है पेज सेटअप। मार्जिन के बारे में कुछ बताइए। एमएस वर्ड में 4 तरह के मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। डिफॉल्ट रूप से ये सभी 1 इंच पर सेट होते हैं। 1 इंच? अच्छा, गटर मार्जिन क्या होता है? ये मैंने सुना है। ये एक बहुत काम की चीज है। ये पेज की बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई अतिरिक्त जगह होती है। बाइंडिंग के लिए? हाँ, ताकि प्रिंट के बाद बाइंडिंग में टेक्स्ट दबे नहीं। ये पेज के लेफ्ट साइड या टॉप पर रखी जाती है। समझ गया। और ओरिएंटेशन और साइज की डिफॉल्ट सेटिंग्स क्या होती है? पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट और डिफॉल्ट पेज साइज लेटर होता है जिसका माप 8.5 × 11 इंच है। ठीक है, कॉलम कमांड से एक पेज पर कितने कॉलम बना सकते हैं? एक पेज पर अधिकतम 13 कॉलम बनाए जा सकते हैं। 13 काफी है। हाँ। अब अगला टॉपिक है रेफरेंसेस टैब। इसका क्या उपयोग है? इससे डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब इंडेक्स, अच्छा, इंडेक्स बनाने के लिए। हाँ, और फुटनोट्स यानी पेज के अंत में नोट्स और बिब्लियोग्राफी जैसी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। अब बात करते हैं मेलिंग टैब की। इस टैब का इस्तेमाल एक ही पत्र कई लोगों को भेजने के लिए किया जाता है। इसे मेल मर्ज कहते हैं। मेल मर्ज? इससे आप लिफाफे मतलब एनवेलप्स और लेबल भी तैयार कर सकते हैं। मेल मर्ज में मास्टर डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट ये 2 चीजें होती है ना? जी, मास्टर डॉक्यूमेंट में वो चिट्ठी या सूचना होती है जो सबको भेजनी है और सोर्स डॉक्यूमेंट में उन लोगों के नाम और पते की लिस्ट होती है। अच्छा, तो वो लिस्ट एक्सेल शीट जैसी हो सकती है। बिल्कुल, एक्सेल शीट या कोई और डेटा सोर्स। ठीक है, अब आते हैं रिव्यू टैब पर। इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट है F7। F7। और ये स्पेलिंग की गलतियों को लाल लाइन से दिखाता है और ग्रामर की गलतियों को हरी लाइन से। और थिसॉरस का क्या काम है? यह चुने हुए शब्द के पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द बताता है। इसका भी कोई शॉर्टकट है? हाँ, शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7, बहुत बढ़िया। अब आखिरी टैब देखते हैं, व्यू। इसमें डॉक्यूमेंट को देखने के कितने तरीके हैं? डॉक्यूमेंट को 5 अलग अलग व्यू में देखा जा सकता है, प्रिंट लेआउट, रीड मोड, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। और एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट। जूम ब्लॉक के बारे में क्या खास है? कितना जूम कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट को कम से कम 10% और ज्यादा से ज्यादा 500% तक जूम किया जा सकता है। 500%? हाँ, लेकिन डिफॉल्ट जूम 100% होता है। विंडो ग्रुप में एक स्प्लिट कमांड है, उसका क्या काम है? यह कमांड वर्तमान डॉक्यूमेंट को 2 हिस्सों में बांट देती है जिससे डॉक्यूमेंट के 2 अलग अलग भागों को एक साथ देखा जा सकता है। अच्छा, एक ही स्क्रीन पे? जी, एक ही स्क्रीन पर। अब कुछ और जरूरी पॉइंट्स, मैक्रोस क्या होते हैं? मैक्रोस का इस्तेमाल बार बार किए जाने वाले कामों और फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। रिकॉर्ड करने के लिए? हाँ, ताकि उन्हें एक क्लिक में दोबारा किया जा सके। ये ऑटोमेशन जैसा है। एक और शॉर्टकट है, शिफ्ट प्लस F5। इसका क्या उपयोग है? ये कर्सर को उस जगह पर वापस ले जाता है जहां पिछली बार एडिटिंग की गई थी। अच्छा, मतलब जहां हमने काम छोड़ा था। बिल्कुल। और अंत में एक टर्म है पेज फॉल्ट।
ये किसे कहते हैं? पेज फॉल्ट तब होता है जब मेमोरी में कोई पेज मौजूद नहीं होता है। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल ग्राफिक्स का यूज करके जानकारी को प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल। और इसे अगर सीधे शुरू करना हो तो रन कमांड है powerpnt.exe। इसमें जो फाइल बनती है उसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन, हाँ, और इसका फाइल एक्सटेंशन .pptx होता है ना। जी .pptx। और जब भी आप नई फाइल खोलते हैं तो डिफॉल्ट नाम होता है presentation-1। चलिए, तो इसके मेन इंटरफेस और जो बेसिक फीचर्स हैं पहले उन्हें समझते हैं। जरूर। तो पावर पॉइंट में हर पेज को स्लाइड कहा जाता है। स्लाइड, हाँ। और इसका जो ओरिएंटेशन है, मतलब जिस तरह से ये दिखता है, वो हमेशा लैंडस्केप होता है। और जूम कितना कर सकते हैं इसमें? इसमें जूम मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400% तक किया जा सकता है। बाकी विंडो के हिस्से वही हैं, टाइटल बार, मेनू बार, रिबन। हाँ, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, वो सब तो स्टैंडर्ड है। अच्छा, मेनू बार में जो फाइल टैब है उसके मुख्य कमांड्स क्या है? देखिए, फाइल टैब में जो सबसे जरूरी है वो है न्यू, सेव, ओपन, क्लोज, इस तरह के कमांड्स। न्यू का शॉर्टकट तो Ctrl+N ही होगा नई प्रेजेंटेशन के लिए। जी, Ctrl+N। और अगर कोई पुरानी पहले से बनी हुई फाइल खोलनी है तो उसके लिए ओपन है, मतलब Ctrl+O। ठीक है, अब आते हैं होम टैब पर। इसके जो मुख्य ग्रुप्स हैं और उनके कमांड्स। सबसे पहले क्लिपबोर्ड ब्लॉक की बात करते हैं। हाँ, क्लिपबोर्ड। इसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के कमांड्स होते हैं। जो भी हम कॉपी करते हैं वो अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। बिल्कुल। स्लाइड्स ग्रुप में क्या महत्वपूर्ण है? इसमें सबसे जरूरी कमांड है न्यू स्लाइड, नई स्लाइड जोड़ने के लिए। और इसका शॉर्टकट है Ctrl+M। अच्छा, Ctrl+N नहीं, Ctrl+M। जी, लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। और एक और है Ctrl+D, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए। मतलब बिल्कुल वैसी ही एक और स्लाइड बन जाएगी। और लेआउट कमांड भी होता है उसमें। हाँ, लेआउट से आप स्लाइड का स्ट्रक्चर चुन सकते हैं। जैसे आपको सिर्फ टाइटल चाहिए या टाइटल और कंटेंट दोनों चाहिए या 2 कॉलम चाहिए, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। समझ गई। अब आते हैं फॉन्ट ब्लॉक पर। ये तो परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है। बहुत ज्यादा। इसमें सबसे पहले है फॉन्ट बदलने का ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F। और डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी होता है। और फॉन्ट साइज बदलने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+Shift+P। साइज कितना बड़ा या छोटा हो सकता है? साइज कम से कम 1 पॉइंट और ज्यादा से ज्यादा 4096 पीटी तक हो सकता है। 4096 काफी ज्यादा है। जी। फिर फॉन्ट स्टाइल आते हैं जो 4 तरह के होते हैं, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर। बोल्ड के लिए Ctrl+B और इटैलिक के लिए Ctrl+I, ये तो कॉमन है। हाँ, और फॉन्ट इफेक्ट में अंडरलाइन, जिसका शॉर्टकट Ctrl+U है। फिर सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू भी होते हैं। इसमें एक चेंज केस का ऑप्शन भी होता है। बिल्कुल। इसका शॉर्टकट Shift+F3 है। इससे आप टेक्स्ट को मतलब सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस या हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा कर सकते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हाँ। जी। और एक टॉगल केस भी होता है। ठीक है। अब पैराग्राफ ब्लॉक के मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? पैराग्राफ में सबसे पहले आता है अलाइनमेंट। 4 तरह के होते हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। बिल्कुल। लेफ्ट के लिए Ctrl+L, राइट के लिए Ctrl+R, सेंटर के लिए Ctrl+E और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। और इंडेंट क्या करता है? इंडेंट आपके पैराग्राफ को मार्जिन से थोड़ा अंदर, मतलब दाएं या बाएं खिसकाता है। इसके अलावा बुलेट्स, नंबरिंग, लाइन स्पेसिंग, ये सब भी इसी में होते हैं। और ड्राइंग ब्लॉक? उससे आप स्लाइड में शेड्स, मतलब अलग अलग तरह की आकृतियां डाल सकते हैं, जैसे गोला, चौकोर, तीर के निशान। हाँ। और फिर शेप फिल से उनमें रंग भर सकते हैं, शेप आउटलाइन से उनका बॉर्डर बदल सकते हैं और शेप इफेक्ट से शैडो या ग्लो जैसे प्रभाव भी डाल सकते हैं। चलिए, अब अगला टैब देखते हैं, इंसर्ट टैब। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इससे चीजें इंसर्ट होती होंगी। जी। इस टैब से स्लाइड में कई तरह की चीजें जोड़ी जा सकती हैं, जैसे टेबल्स। टेबल बना सकते हैं। हाँ, इमेजेस ग्रुप से आप पिक्चर, स्क्रीनशॉट या फोटो एल्बम भी इंसर्ट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस ग्रुप में क्या क्या होता है? इसमें शेप्स, स्मार्ट आर्ट, 3D मॉडल और चार्ट्स इंसर्ट करने के ऑप्शन होते हैं। और टेक्स्ट से जुड़ी चीजें जैसे टेक्स्ट बॉक्स या वर्ड आर्ट, वो भी इसी में है। टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, स्लाइड नंबर, हेडर और फुटर, ये सब इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप से ही डाले जाते हैं। आजकल तो प्रेजेंटेशन में ऑडियो वीडियो भी बहुत इस्तेमाल होता है ना। उसके लिए भी इसमें मीडिया ग्रुप है। आप ऑडियो, वीडियो और यहाँ तक कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी सीधे इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहीं से हो जाती है। जी। टेक्स्ट से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण कमांड्स भी होते हैं, जैसे फाइंड और रिप्लेस। हाँ, फाइंड का शॉर्टकट Ctrl+F है किसी शब्द को खोजने के लिए, और रिप्लेस जिसका शॉर्टकट Ctrl+H है, उसे किसी शब्द को दूसरे शब्द से बदला जा सकता है। एक गो टू भी होता है Ctrl+G। जी, उससे आप किसी भी पेज, लाइन या स्लाइड पर सीधे जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिजाइन, ट्रांजिशन और एनिमेशन टैब पर। पहले डिजाइन टैब का मुख्य काम क्या है? देखिए, इसका मुख्य उपयोग है प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को एक प्रोफेशनल लुक देना। इसमें थीम्स होती है ना। हाँ, इसमें थीम्स ग्रुप से आप पूरी प्रेजेंटेशन का रंग, फॉन्ट सब कुछ एक साथ बदल सकते हैं। और कस्टमाइज ब्लॉक से स्लाइड का साइज बदला जा सकता है। डिफॉल्ट स्लाइड साइज क्या होता है? डिफॉल्ट साइज 16.9 होता है, जो आजकल के वाइड स्क्रीन के लिए सही है। अच्छा, अब ट्रांजिशन टैब क्या करता है? ट्रांजिशन का काम है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय एक विजुअल इफेक्ट डालना। जैसे एक स्लाइड फेड होकर जाए और दूसरी आए। बिल्कुल। इसमें आप साउंड भी डाल सकते हैं, ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं और अप्लाई टू ऑल से एक इफेक्ट सभी स्लाइड्स पर लगा सकते हैं। तो फिर एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या अंतर है? ये अक्सर कंफ्यूज करता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ट्रांजिशन पूरी स्लाइड पर लागू होता है, पूरी की पूरी स्लाइड पर, जबकि एनिमेशन स्लाइड के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स पर लागू होता है। ऑब्जेक्ट्स मतलब टेक्स्ट, इमेज या कोई शेप। हाँ, बिल्कुल। एनिमेशन के भी 3 मुख्य प्रकार हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट। मतलब ऑब्जेक्ट कैसे स्लाइड में आएगा, कैसे उस पर ध्यान खींचा जाएगा और वो कैसे स्लाइड से बाहर जाएगा। एकदम सही। और एनिमेशन पेन से आप इन सभी एनिमेशन के क्रम और उनकी टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी प्रेजेंटेशन दिखने में भी अच्छी हो गई है। अब इसे दिखाने के लिए कौन सा टैब इस्तेमाल होता है? उसके लिए है स्लाइड शो टैब। और प्रेजेंटेशन शुरू से चलाने के लिए शॉर्टकट तो F5 ही है। जी, F5। लेकिन अगर आपको मौजूदा स्लाइड से, मतलब जिस स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं वहीं से शुरू करना है, तो Shift+F5 दबाते हैं। अच्छा, ये बहुत काम का है। Shift+F5। हाँ, और सेटअप स्लाइड शो से आप प्रेजेंटेशन की एडवांस सेटिंग्स भी कर सकते हैं। अगला टैब है रिव्यू। इसकी मुख्य फंक्शन क्या है? इसका मुख्य उपयोग है डॉक्यूमेंट की समीक्षा करना, मतलब उसे चेक करना। इसमें स्पेलिंग चेक, थिसॉरस और कमेंट्स जोड़ने जैसे कमांड्स होते हैं। ठीक है, अब आखिरी टैब व्यू टैब के बारे में बताइए। इसमें क्या महत्वपूर्ण है? ये टैब आपके डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीकों से देखने की सुविधा देता है। इसमें पहला ग्रुप है प्रेजेंटेशन व्यूज। इसमें कितने तरह के व्यू होते हैं? इसमें 5 प्रकार के व्यू होते हैं। नॉर्मल, जो कि डिफॉल्ट व्यू है, फिर आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। स्लाइड सॉर्टर का क्या काम है? स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपकी सारी स्लाइड्स एक साथ छोटे छोटे थंबनेल की तरह दिखती हैं। वहां आप उन्हें आसानी से खींचकर उनका क्रम बदल सकते हैं। अच्छा, स्लाइड्स को आगे पीछे करने के लिए ये बेस्ट है। जी। फिर इसमें दूसरा महत्वपूर्ण ग्रुप है मास्टर व्यूज। इसमें स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर होते हैं। स्लाइड मास्टर क्या करता है? स्लाइड मास्टर बहुत पावरफुल चीज है। इससे आप एक ही जगह पर बदलाव करके अपनी सभी स्लाइड्स के फॉन्ट, लोगो और लेआउट को एक साथ बदल सकते हैं। मतलब अगर हर स्लाइड पर कंपनी का लोगो लगाना है तो एक एक करके लगाने की जरूरत नहीं, बस स्लाइड मास्टर में लगा दो। बिल्कुल, और वो सभी स्लाइड्स पर अपने आप आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अंत में क्या हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज को एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? जरूर। तो Ctrl+N है नई प्रेजेंटेशन फाइल के लिए, और Ctrl+M है नई स्लाइड जोड़ने के लिए। Ctrl+D से आप डुप्लीकेट स्लाइड या कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। स्लाइड शो को बंद करने के लिए एस्केप की। सही। Ctrl+G से ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं और Ctrl+Shift+G से उन्हें अनग्रुप कर सकते हैं। एक और चीज, अगर किसी ऑब्जेक्ट को सीधी रेखा में मूव करना हो तो उसके लिए शिफ्ट दबाकर ड्रैग करें, और अगर डुप्लीकेट बनाकर सीधी रेखा में मूव करना है तो Ctrl+Shift दबाकर ड्रैग करें। वाह। अगला टॉपिक देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हाँ, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मतलब डेटा को व्यवस्थित करने और गणना करने के लिए किया जाता है। ये वित्तीय विश्लेषण और सांख्यिकी गणना में बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए
चलिए सबसे पहले एक्सेल की जो बेसिक बनावट है उसे समझते हैं, हाँ। जैसे इसकी फाइल और शीट कैसे काम करती है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए एक्सेल में जो भी फाइल बनती है ना उसे वर्कबुक कहते हैं। अच्छा, वर्कबुक। हाँ, और इसका जो डिफॉल्ट नाम होता है वो होता है बुक 1। ठीक है। हर वर्कबुक में फिर वर्कशीट, दस्तावेज और चार्ट्स होते हैं। और जो वर्कशीट है वो सेल के समूह से बनती है, उसका डिफॉल्ट नाम होता है शीट 1। और ये नाम हम बदल सकते हैं। जी बिल्कुल, वर्कशीट के नाम में आप अधिकतम 31 अक्षर तक रख सकते हैं। अच्छा। एक और बात, 2013 तक के वर्जन में डिफॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट आती थी। हाँ मुझे याद है, और अब केवल एक ही आती है। और एक वर्कबुक में आप ज्यादा से ज्यादा 255 वर्कशीट रख सकते हैं। और इसमें रॉ और कॉलम की भी तो कुछ सीमाएं होंगी। हाँ होती हैं। रॉ का नाम तो नंबर में होता है, जैसे 1, 2, 3। जी। और इनकी अधिकतम संख्या है 10,48,576। 10 लाख, बहुत ज्यादा है। हाँ, और कॉलम का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में होता है A, B, C, और इनकी अधिकतम संख्या है 16,384, जो कि XFD तक जाता है। और एक सेल में कितना टेक्स्ट आ सकता है? एक सेल में अधिकतम 32,767 कैरेक्टर रखे जा सकते हैं। अच्छा। और इन्हें छिपाने का कोई शॉर्टकट रो या कॉलम को? जी। रो को छिपाने के लिए Ctrl+9 और कॉलम को छिपाने के लिए Ctrl+0 का उपयोग होता है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन के बारे में भी जान लेते हैं, इसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। 2003 तक के जो पुराने संस्करण थे उनका एक्सटेंशन .xls था। और अब 2007 और उसके बाद के सभी संस्करणों में .xlsx होता है। .xlsx। और एक्सेल की जो टेम्पलेट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .xltx। अब अगला टॉपिक देखते हैं, एक्सेल में सेल को कैसे पहचानते हैं और उनमें मतलब घूमते कैसे हैं। देखिए वर्कशीट में हर सेल की अपनी एक पहचान होती है। उसका एड्रेस, बिल्कुल, उसके कॉलम और रॉ नंबर से, जिसे सेल एड्रेस कहते हैं, जैसे B4 या D8। और एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, एक सेल से अगली सेल में जाने के लिए टैब और पिछली सेल में जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग होता है। और सेल रेफरेंस का क्या मतलब है, जो हम फॉर्मूला में इस्तेमाल करते हैं। सेल रेफरेंस असल में फॉर्मूला में डेटा और वैल्यू की गणना के लिए होता है। ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के? जी, पहला है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव? हाँ, जब आप इसे कॉपी करते हैं तो ये अपनी जगह के हिसाब से बदल जाता है, जैसे A1 प्लस A2। अच्छा, मतलब अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगी तो ये A2 प्लस A3 हो जाएगा। बिल्कुल सही। दूसरा है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट? ये कॉपी करने पर भी नहीं बदलता, इसे डॉलर चिन्ह मतलब डॉलर लगाकर बनाया जाता है। इसका कोई उदाहरण? जैसे $D4 प्लस $C4। आप इसे कहीं भी कॉपी करें, ये हमेशा D4 और C4 को ही देखेगा। समझ गई। और तीसरा? तीसरा है मिक्स्ड रेफरेंस। ये जैसा नाम से ही पता चलता है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस का एक संयोजन है। अच्छा, मतलब दोनों का मिक्स। हाँ, जैसे $A5 प्लस A6। यहाँ कॉलम A और रॉ 5 तो लॉक है, पर A6 बदल सकता है। अब फाइल टैब के कुछ जरूरी कमांड्स और उनके शॉर्टकट्स पर नजर डालते हैं। जरूर। सबसे पहले नई वर्कबुक बनाने के लिए Ctrl+N। बिल्कुल। और अगर नई वर्कशीट इंसर्ट करनी हो तो Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1। ठीक है। और सेव करने के लिए? सेव के लिए Ctrl+S और सेव एज के लिए जो बहुत काम का है वो है F12। F12। इससे हम फाइल को नए नाम या नई जगह पर सेव कर सकते हैं। जी, या फिर नए टाइप में भी। और किसी पुरानी पहले से सेव की हुई वर्कबुक को खोलने के लिए? उसके लिए Ctrl+O या Ctrl+F12 का इस्तेमाल होता है। प्रिंट के लिए Ctrl+P ही होगा। हाँ, प्रिंट के लिए Ctrl+P। अच्छा, क्लोज और एग्जिट में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। Ctrl+W से सिर्फ वर्तमान में खुला हुआ डॉक्यूमेंट बंद होता है, एक्सेल प्रोग्राम खुला रहता है। और Alt+F4 से? Alt+F4 से पूरा एक्सेल प्रोग्राम ही बंद हो जाता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, होम टैब। ये शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टैब्स में से एक है। शुरुआत क्लिपबोर्ड ग्रुप से करते हैं। हाँ, क्लिपबोर्ड में आपके बेसिक कमांड्स होते हैं कट, कॉपी, पेस्ट। एक और ट्रिक है, कंट्रोल की के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी डेटा कॉपी किया जा सकता है। अच्छा, और टेक्स्ट को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए मतलब फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या विकल्प है? फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले तो आप फॉन्ट बदल सकते हैं। शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F। और डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री होता है। और साइज? फॉन्ट साइज के लिए Ctrl+Shift+P। वैसे लिस्ट में ये 8 से 72 पॉइंट तक होता है। और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के शॉर्टकट तो वही पुराने हैं। हाँ लगभग। बोल्ड के लिए Ctrl+B या Ctrl+2। Ctrl+2 ये नया है। जी, इटैलिक के लिए Ctrl+I या Ctrl+3 और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U या Ctrl+4। और एक वो लाइन होती है जो टेक्स्ट को बीच में से काट देती है। स्ट्राइक थ्रू, उसके लिए Ctrl+5 है। और सेल का बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर? वो फिल कलर और फॉन्ट कलर से बदला जा सकता है। अब डेटा को सही जगह पर दिखाने के लिए अलाइनमेंट ग्रुप कैसे काम करता है? इसमें कुल 6 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। 6? हाँ, 3 वर्टिकल, टॉप, मिडिल, बॉटम और 3 हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट, सेंटर, राइट। और वो मर्ज एंड सेंटर? मर्ज एंड सेंटर से आप 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को मिलाकर एक सेल बना सकते हैं। हेडिंग के लिए बहुत काम आता है। अब नंबर ग्रुप की बात करते हैं। संख्याओं को फॉर्मेट करने के क्या तरीके हैं? नंबर फॉर्मेट में कई विकल्प होते हैं, जैसे जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग। डिफॉल्ट कौन सा होता है? डिफॉल्ट होता है जनरल। करेंसी और अकाउंटिंग में क्या फर्क है? दोनों ही करेंसी का चिन्ह लगाते हैं, जैसे रुपए, डॉलर। और अकाउंटिंग फॉर्मेट चिन्ह को सेल के बाईं तरफ रखता है, जिससे सारे नंबर एक सील में दिखते हैं। अच्छा, ये ज्यादा साफ दिखता होगा। जी, और कॉमा स्टाइल से आप बड़ी संख्याओं में 1000 के बाद कॉमा लगा सकते हैं। अब स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग ग्रुप के मुख्य फीचर्स देखते हैं। स्टाइल्स में सबसे पावरफुल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वो कैसे काम करता है? इससे आप नियमों के आधार पर सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे अगर वैल्यू 100 से ज्यादा हो तो सेल हरा हो जाए। डेटा बार्स और आइकन सेट्स पीसी में आते हैं। हाँ बिल्कुल। और एक और उपयोगी टूल है फॉर्मेट एज टेबल। इससे आपका डेटा एक प्रोफेशनल दिखने वाले टेबल में बदल जाता है। और सेल्स ग्रुप में इंसर्ट और डिलीट? हाँ, Ctrl+Shift++ से आप नई रॉ और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। और डिलीट? उससे रॉ और कॉलम डिलीट होते हैं। एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम तो बहुत काम का है। जी, ये सिलेक्टेड सेल्स की वैल्यू को अपने आप जोड़ देता है। और सॉर्ट एंड फिल्टर? इससे डेटा को क्रम में लगाया जा सकता है, मतलब सॉर्ट किया जा सकता है और जरूरत के हिसाब से फिल्टर भी कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, इंसर्ट टैब। इससे हम वर्कशीट में क्या क्या डाल सकते हैं? इंसर्ट टैब में टेबल, चार्ट, लिंक, टेक्स्ट और सिंबल जैसे कई कमांड्स होते हैं। टेबल और पिवट टेबल का क्या काम है? टेबल का शॉर्टकट है Ctrl+T। ये डेटा को एक टेबल में बदल देता है, जिसे सॉर्ट और फिल्टर करना आसान हो जाता है। और पिवट टेबल मैंने सुना है ये बहुत शक्तिशाली टूल है। ये एक्सेल के सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक है। ये बड़े डेटा सेट को संक्षेप में प्रस्तुत करने और उसका विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब बड़े डेटा को समझने के लिए, बिल्कुल। डेटा को दिखाने के लिए चार्ट्स कितने जरूरी हैं? चार्ट्स डेटा के विश्लेषण और प्रदर्शन के लिए बहुत जरूरी है। इससे पैटर्न समझना आसान हो जाता है। कुछ प्रमुख चार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे आम है पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कॉलम चार्ट। शेयर मार्केट के विश्लेषण के लिए कौन सा चार्ट सबसे उपयोगी होता है? उसके लिए लाइन चार्ट सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो समय के साथ बदलाव को दिखाता है। और इंसर्ट टैब के कुछ और उपयोगी टूल्स? एक है स्पार्क लाइन्स। स्पार्क लाइन्स, ये क्या होता है? ये एक सेल के अंदर बनने वाले मिनी चार्ट होते हैं जो डेटा का ट्रेंड दिखाते हैं। अच्छा, एक ही सेल में पूरा चार्ट। हाँ, इसके अलावा स्लाइसर और टाइमलाइन है। इनसे पिवट टेबल में डेटा को तेजी से फिल्टर किया जा सकता है। और अगर मुझे किसी वेबसाइट का लिंक डालना हो तो? उसके लिए लिंक कमांड है। इससे आप वर्कशीट में हाइपरलिंक बना सकते हैं। टेक्स्ट ब्लॉक में क्या होता है? टेक्स्ट ब्लॉक से आप हेडर, फुटर या वर्ड आर्ट डाल सकते हैं। और सिंबल ब्लॉक? सिंबल ब्लॉक से आप विशेष चिन्ह डाल सकते हैं जो कीबोर्ड पर नहीं होते, जैसे यूरो का चिन्ह, यूरो, येन का वाई या कॉपीराइट का। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हाँ, एक्सेल। तो शुरुआत करते हैं पेज लेआउट टैब से। पेज लेआउट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है? देखिए, इसका मेन काम है आपके प्रिंट आउट को मैनेज करना। मतलब जब आप शीट को प्रिंट करेंगे तो वो कैसी दिखेगी। अच्छा, जैसे कि पेज की मार्जिन वगैरह। बिल्कुल, इसमें आपको पेज सेटअप का एक पूरा ब्लॉक मिलता है। आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, नॉर्मल, वाइड या अपनी मर्जी से। और पेज को सीधा या लेटा हुआ, मतलब पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, वो भी यहीं से होता होगा। हाँ वही, उसे ओरिएंटेशन कहते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ऑप्शन है। और साथ ही पेज का साइज भी, जैसे A4, A5, लेटर। लेटर साइज तो डिफॉल्ट होता है ना? जी, डिफॉल्ट लेटर होता है।
इसमें एक और मजेदार कमांड है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब मैं शीट के पीछे कोई फोटो लगा सकता हूँ। हाँ, आप पूरी शीट के बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर सेट कर सकते हैं। वाह, और अगर मुझे पूरी शीट नहीं बस एक छोटा सा हिस्सा प्रिंट करना हो तो उसके लिए प्रिंट एरिया है, आप जितना हिस्सा सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उतना ही प्रिंट होगा। ये काम का है। और एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है जब रिपोर्ट लंबी हो, दूसरे पेज पर जाते ही ऊपर के टाइटल्स गायब हो जाते हैं। उसी के लिए प्रिंट टाइटल्स है। इससे आप हेडिंग वाली रो या कॉलम को हर प्रिंट होने वाले पेज पर रिपीट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब पेज लेआउट से प्रिंटिंग की सारी टेंशन खत्म। लगभग। इसमें स्केल टू फिट भी है, जो आपके कंटेंट को पेज की लंबाई चौड़ाई में फिट कर देता है। और शीट ऑप्शन से आप ग्रिड लाइन या हेडिंग को प्रिंट में दिखाना है या नहीं ये भी चुन सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई प्रेजेंटेशन की बात। अब आते हैं एक्सेल के असली दिमाग पर, यानी फॉर्मूला टैब पर। हाँ, फॉर्मूला टैब। यहीं से एक्सेल एक कैलकुलेटर से कहीं ज्यादा बन जाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज है फंक्शन लाइब्रेरी। जी, ये एक तरह से बने बनाए फॉर्मूलों का खजाना है। आपको फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, हर तरह के फॉर्मूले यहाँ मिल जाएंगे। और एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हमेशा बराबर के निशान इज इक्वल टू से शुरू होता है ना? एकदम सही। फॉर्मूले की शुरुआत हमेशा इक्वल टू से होती है। उसके बाद आप कोई फंक्शन, सेल का रेफरेंस या नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन उदाहरण है इक्वल टू सम C5-C15। हाँ, इसका मतलब है कि सी कॉलम में 5वीं रो से लेकर 15वीं रो तक की सभी वैल्यूज को जोड़ दो। ये तो ठीक है, पर जब फॉर्मूले बहुत मुश्किल हो जाते हैं तब सेल रेफरेंस याद रखना मुश्किल होता है। इसी के लिए डिफाइंड नेम्स का फीचर है। आप किसी सेल या पूरी रेंज को एक आसान से नाम दे सकते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे आप C5 से C15 तक की रेंज को सिलेक्ट करके उसे माई सेल्स नाम दे सकते हैं। फिर आपको बस इक्वल टू सम माई सेल्स लिखना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। इससे तो फॉर्मूला पढ़ना भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर आपके फॉर्मूले में कोई गड़बड़ी हो जाए तो फॉर्मूला ऑडिटिंग आपकी मदद करता है। ये क्या करता है? ये मतलब आपके फॉर्मूले की जांच करता है और बताता है कि गलती कहाँ है। ये एक तरह से फॉर्मूले का डॉक्टर है। सही है। अब कुछ सबसे जरूरी फॉर्मूलों पर आ जाते हैं। सम तो हमने देख लिया, जोड़ने के लिए। हाँ, वैसे ही सब घटाने के लिए, प्रोडक्ट गुणा करने के लिए और एवरेज औसत निकालने के लिए है। और सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या के लिए मैक्स और मिन। जी, मैक्स और माइन। फिर गणित के कुछ और हैं जैसे SQRT वर्गमूल के लिए और पावर किसी संख्या की घात निकालने के लिए। अच्छा, कुछ और भी दिलचस्प फंक्शन है जैसे ऑड और इवन। हाँ, ये किसी नंबर के बाद वाली अगली विषम या सम संख्या बताते हैं। और INT किसी भी दशमलव वाली संख्या का सिर्फ पूर्णांक हिस्सा दिखाता है। और राउंड, वो भी तो कुछ ऐसा ही करता है। राउंड दशमलव संख्या को पूर्णांक में बदलता है, लेकिन वो उसे निकटतम मान पर राउंड करता है। INT बस दशमलव हटा देता है। समझ गया। और काउंट फंक्शन का क्या काम है? काउंट सिर्फ उन सेल्स को गिनता है जिनमें नंबर लिखे हों, टेक्स्ट वाले सेल्स को नहीं गिनता। ओके, अब डेट और टाइम के लिए। उसके लिए दो बहुत आसान फंक्शन है। टुडे से आज की तारीख आ जाती है और नाउ से अभी का समय और तारीख दोनों आ जाते हैं। ये तो बहुत काम है। अब टेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। किसी शब्द में कितने अक्षर हैं ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए है एलियन फंक्शन। ये आपको अक्षरों की संख्या बता देगा स्पेस के साथ। और अक्षरों को छोटा बड़ा करने के लिए? अपर सारे अक्षरों को कैपिटल कर देता है और लोअर सबको स्मॉल लेटर्स में बदल देता है। ठीक है। और अगर दो अलग अलग सेल्स के टेक्स्ट को जोड़ना हो? उसके लिए कॉन्कैटिनेट फंक्शन है। ये दो या उससे ज्यादा टेक्स्ट को एक साथ जोड़ देता है। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है शब्दों के आगे पीछे का फालतू स्पेस। उसका भी इलाज है ट्रिम फंक्शन। किसी भी शब्द के शुरू और आखिर के सारे अतिरिक्त स्पेस हटा देता है। ये तो डेटा क्लीनिंग के लिए बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। फिर कुछ और फंक्शंस हैं जैसे लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन और मिड फंक्शन। ये किसी शब्द के बाएं, दाएं या बीच के कुछ अक्षर निकालने के काम आते हैं। और अब वो दो फंक्शन जिनका नाम सबने सुना है, VLOOKUP और HLOOKUP। हाँ, एक्सेल के सुपर हीरो। ये किसी बड़ी टेबल में से कोई खास वैल्यू ढूंढने का काम करते हैं। VLOOKUP वर्टिकल टेबल में ढूंढता है और HLOOKUP हॉरिजॉन्टल में। ये तो बहुत पावरफुल लगते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप की तरफ। जी, डेटा टाइप का काम है डेटा को मैनेज करना। इसमें सबसे पहला ब्लॉक है गेट एक्सटर्नल डेटा। इसका मतलब हम बाहर से डेटा ला सकते हैं। हाँ, आप किसी दूसरी फाइल जैसे एक्सेस, किसी वेबसाइट या टेक्स्ट फाइल से सीधे एक्सेल में डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। और फिर उस डेटा को तरतीब देने के लिए? उसके लिए है सॉर्ट एंड फिल्टर ब्लॉक। सॉर्ट से आप डेटा को A to Z या Z to A के क्रम में लगा सकते हैं। और फिल्टर? फिल्टर से आप सिर्फ वो डेटा देख सकते हैं जो आपके काम का है और बाकी सब छिप जाता है। ये बहुत जरूरी टूल है। डेटा टाइप में और क्या खास है? इसमें एक बहुत एडवांस टूल है व्हाट इफ एनालिसिस। ये क्या करता है? इसके अंदर एक टूल है गोल सीक। ये आपको बताता है कि अगर आपको कोई खास रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको इनपुट में क्या बदलाव करना होगा। ये तो कमाल है। अब जल्दी से रिव्यू और व्यू टैब भी देख लेते हैं। बिल्कुल। रिव्यू टैब में मेन चीजें हैं प्रूफिंग, कमेंट्स और प्रोटेक्शन। प्रूफिंग मतलब स्पेलिंग चेक। हाँ, स्पेलिंग और ग्रामर की जांच। कमेंट से आप किसी भी सेल पर कोई टिप्पणी छोड़ सकते हैं और प्रोटेक्शन से आप अपनी शीट या वर्कबुक को पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं ताकि कोई गलती से उसे बदल ना दे। सही है। और व्यू टैब? व्यू टैब तय करता है कि आपकी वर्कशीट स्क्रीन पर कैसी दिखेगी। इसमें अलग अलग वर्कबुक व्यूज हैं जैसे नॉर्मल, पेज लेआउट, डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। और इसमें ग्रिड लाइंस या फॉर्मूला बार को छिपाने का ऑप्शन भी होता है। जी, शो ब्लॉक से आप ग्रिड लाइंस, फॉर्मूला बार और हेडिंग्स को दिखा या छिपा सकते हैं। जूम के बारे में बताइए, कितना जूम कर सकते हैं? कम से कम 10% और ज्यादा से ज्यादा 400%। डिफॉल्ट 100% होता है। व्यू टैब में एक और बहुत ही काम का कमांड है फ्रीज पेन्स। हाँ, वो मेरा पसंदीदा है। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप इससे ऊपर की रो या पहले कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं ताकि जब हम स्क्रॉल करें तो अपनी जगह पर ही रहें। एकदम सही। इससे डेटा देखना बहुत आसान हो जाता है। चलिए आपको जरूरी तथ्य और शॉर्टकट कीज पर आते हैं। राउंड फंक्शन पर एक सवाल है। पूछिए। इक्वल टू राउंड 123.45, -1 का रिजल्ट 120 क्यों होता है? देखिए, जब आप दूसरा नंबर माइनस में देते हैं जैसे -1 तो वो दशमलव के बाईं तरफ राउंड करता है। -1 का मतलब है निकटतम दहाई तक, तो 123.45 120 के ज्यादा करीब है। अच्छा, और अगर इक्वल टू राउंड 3.14159, 2 हो तो रिजल्ट 3.14 होगा क्योंकि 2 का मतलब है दशमलव के बाद 2 अंकों तक। समझ गया। एक और सवाल, अगर मैं सेल G85 पर हूं और होम की दबाऊं तो क्या होगा? तो आपका कर्सर उसी पंक्ति के पहले सेल यानी A85 पर पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आते हैं शॉर्टकट्स पर। फटाफट बताइएगा। नई वर्कबुक। Ctrl+N, सेव, Ctrl+S, प्रिंट, Ctrl+P, कॉपी, कट, पेस्ट, Ctrl+C, Ctrl+X और Ctrl+V, अंडू, Ctrl+Z, पूरा कॉलम सेलेक्ट करना हो तो Ctrl+Space और पूरी रॉ, Shift+Space, आज की तारीख डालने के लिए कंट्रोल और सेमीकोलन, और अभी का समय, Ctrl+Shift+सेमीकोलन, अब कुछ और जरूरी शॉर्टकट्स। फ्लैश फिल के लिए Ctrl+E, किसी सेल को एडिट करना हो तो F2, पूरी वर्कबुक को रिकैलकुलेट करने के लिए F9, फिल्टर लगाने या हटाने का शॉर्टकट, Ctrl+Shift+L और ऑटो सम Alt+=, खुली हुई वर्कबुक के बीच स्विच करने के लिए, Ctrl+Tab, नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, Shift+F11, और वर्कशीट्स के बीच आगे पीछे जाने के लिए, Ctrl+Page up या पेज डाउन, करेंसी फॉर्मेट के लिए, Ctrl+Shift+$, और परसेंटेज फॉर्मेट, Ctrl+Shift+% और आखिरी पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए Alt+N+V। चलिए तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, नेटवर्क और इंटरनेट। जी। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये नेटवर्क आखिर है क्या? देखिए, नेटवर्क एक तरह से एक संचार प्रणाली है। संचार प्रणाली? हाँ, जो कई डिवाइसों को जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, मोबाइल, प्रिंटर, इन सबको आपस में जोड़ती है। अच्छा। और इसका जो मुख्य काम है वो है डेटा और सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ओके, मतलब डेटा भेजना और लेना। बिल्कुल। और इसके कुछ खास उद्देश्य भी होते हैं जैसे डेटा ट्रांसफर करना तो है ही, फाइलें, वीडियो, कुछ भी। हाँ, फिर संसाधनों को साझा करना, जैसे ऑफिस में एक ही प्रिंटर सब इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और जाहिर है संचार स्थापित करना जैसे ईमेल, मैसेजिंग या वॉइस कॉल, और डेटा की सुरक्षा और बैकअप भी।
ठीक है, तो ये डिवाइस आपस में जुड़े तो हैं, पर ये डेटा एक से दूसरे तक जाता कैसे है? मतलब कोई तो माध्यम होगा। हाँ, उसे हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं और ये मोटे तौर पर दो तरह का होता है, वायर्ड और वायरलेस। यानी तार वाला और बिना तार वाला। एग्जैक्टली वायर्ड में भी कई तरह के केबल होते हैं, जैसे सबसे कॉमन है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर, ये क्या होता है? ये जो टेलीफोन लाइनों में तारें होती थी ना, वैसी ही दो इंसुलेटेड तांबे के तार एक दूसरे से लिपटे होते हैं। अच्छा। इसके भी दो प्रकार हैं, एक अनशील्डेड यानी यूटीपी और दूसरा शील्डेड एसटीपी। ओके, और इसके अलावा मैंने ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में बहुत सुना है। हाँ, वो आजकल सबसे जरूरी है। ऑप्टिकल फाइबर केबल ये प्लास्टिक और सिलिका से बनता है और ये अलग कैसे है? इसमें डेटा प्रकाश की तरंगों के रूप में जाता है। ओह, मतलब लाइट के फॉर्म में। बिल्कुल, इसीलिए इसकी स्पीड बहुत ज्यादा लगभग 1000 MBPS तक हो सकती है और इसमें लंबी दूरी तक सिग्नल कमजोर नहीं पड़ता। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। मतलब ट्विस्टेड पेयर में डेटा बिजली के रूप में जाता है और ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश के रूप में। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, यही मुख्य अंतर है। कमाल है। तो ये तो हुई तारों की बात। अब आते हैं वायरलेस पे, जहां डेटा हवा में तरंगों के जरिए भेजा जाता है। जी, इसमें सबसे पहले आती है रेडियो तरंगे। रेडियो वेव्स। हाँ, इनका इस्तेमाल रेडियो, रडार, ब्रॉडकास्टिंग में होता है। इनकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। और फिर है माइक्रोवेव्स। हाँ, माइक्रोवेव्स इनकी फ्रीक्वेंसी 1 से 300 गीगाहर्ट्ज होती है और ये लाइन ऑफ साइट पर काम करती है। लाइन ऑफ साइट मतलब भेजने और प्राप्त करने वाले एंटीना के बीच कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, पहाड़ या बड़ी बिल्डिंग जैसी। अच्छा, इसीलिए मोबाइल टावर ऊंचे लगाए जाते हैं। बिल्कुल, मोबाइल नेटवर्क और सैटेलाइट संचार में इन्हीं का इस्तेमाल होता है। और एक इंफ्रारेड भी तो है। हाँ, इंफ्रारेड ये बहुत छोटी दूरी की तरंगे हैं, मुश्किल से 10 मीटर। और ये दीवार को पार नहीं कर सकती है ना? नहीं कर सकती, इसीलिए इनका इस्तेमाल टीवी रिमोट कंट्रोल जैसी चीजों में होता है। सही बात है। चलिए अब कुछ पॉपुलर वायरलेस तकनीकों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं ब्लूटूथ से। जरूर, ब्लूटूथ का आविष्कार एरिक्सन कंपनी ने किया था। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। रेंज इसकी काफी कम होती है, आमतौर पर 10 मीटर। हाँ, बस एक कमरे जितनी। बिल्कुल, और ब्लूटूथ 5.0 में स्पीड 24 MBPS तक पहुंच सकती है। हेडफोन, कीबोर्ड, माउस जोड़ने के लिए बेस्ट है। ठीक है, और ब्लूटूथ का बड़ा भाई वाईफाई। कह सकते हैं। वाईफाई का आविष्कार 1991 में जॉन ओसुलिवन और जॉन डीन ने किया था। और ये भी रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। हाँ, ये भी रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ता है, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है। कितना? स्पीड और रेंज में कितना फर्क है? बहुत। वाईफाई 6 में इसकी स्पीड 9.6 गीगाबिट्स तक हो सकती है। 9.6 गीगाबिट्स पर सेकंड। जी, और रेंज घर के अंदर 100 मीटर तक और बाहर 300 मीटर तक भी हो सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये तेज है और इसे बहुत सारे डिवाइस एक साथ जुड़ सकते हैं। सही कहा। मैंने एक और नई तकनीक के बारे में सुना है, लाईफाई। लाईफाई, हाँ, इसका आविष्कार 2011 में हेरल्ड हास ने किया। और ये तो लाइट से चलती है। बिल्कुल, ये डेटा ट्रांसफर के लिए प्रकाश यानी एलईडी का उपयोग करती है। और स्पीड कहते हैं वाईफाई से 100 गुना तेज है। हाँ, इसकी स्पीड 224 गीगाबिट्स तक पहुंच सकती है। ये वाईफाई से सस्ता भी है। तो हम सब इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसकी एक सीमा है, प्रकाश दीवारों को पार नहीं कर सकता। तो इंटरनेट के लिए आपको उसी कमरे में रहना होगा जहां वो लाईफाई वाला बल्ब जल रहा है। अच्छा, ये बात है। ओके, तो हमने ट्रांसमिशन मीडिया समझ लिया। अब ये बताइए कि डिवाइस के बीच डेटा का प्रवाह कैसे होता है? इसके भी तरीके होते होंगे। हाँ, इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है सिंप्लेक्स, इसमें डेटा का प्रवाह सिर्फ एक ही दिशा में होता है। वन वे ट्रैफिक। बिल्कुल, जैसे टीवी या रेडियो या कीबोर्ड से कंप्यूटर तक आप सिर्फ भेज सकते हैं, वापस कुछ नहीं आता। ठीक है। दूसरा? दूसरा है हाफ ड्यूप्लेक्स, इसमें डेटा दोनों दिशाओं में जा सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में। इसका कोई उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है वॉकी टॉकी, एक बोलता है तो दूसरा सुनता है। राइट, ओवर एंड आउट वाला सिस्टम। एग्जैक्टली। और तीसरा है फुल ड्यूप्लेक्स। ये तो जरूर हमारे फोन जैसा होगा जहां दोनों एक साथ बोल सकते हैं। बिल्कुल सही, इसमें डेटा एक ही समय में दोनों दिशाओं में आ और जा सकता है, जैसे टेलीफोन या मोबाइल फोन पर बात करना। बहुत बढ़िया। अब अगला टॉपिक देखते हैं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क के प्रकार। ठीक है, इसमें सबसे छोटा है पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया। हाँ, मतलब आपका अपना नेटवर्क। इसकी रेंज बस 10 मीटर तक होती है। ब्लूटूथ इसका एक बढ़िया उदाहरण है। अच्छा, जब फोन हेडफोन से जुड़ता है वो एक पैन है? सही समझे। इससे बड़ा है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये तो ऑफिस या कॉलेज में होता है। जी, एक ऑफिस, स्कूल या यूनिवर्सिटी जैसे सीमित क्षेत्र को ये कवर करता है। इसकी डेटा ट्रांसफर की गति बहुत तेज होती है। और लैन से बड़ा? लैन से बड़ा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये 2 या 2 से ज्यादा शहरों को जोड़ता है। अच्छा, पूरे शहर का नेटवर्क, जैसे केबल टीवी नेटवर्क। बिल्कुल, केबल टीवी नेटवर्क इसका एक अच्छा उदाहरण है। और सबसे बड़ा फिर वैन होगा। जी, वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरी दुनिया के देशों और महाद्वीपों को जोड़ता है। और इंटरनेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इंटरनेट खुद एक वैन है। दुनिया का सबसे बड़ा वैन। यहाँ एक और प्रकार है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हाँ, VPN का तो आजकल बहुत जिक्र होता है। ये पब्लिक इंटरनेट पर एक सुरक्षित और प्राइवेट कनेक्शन बनाता है, एक प्राइवेट टनल की तरह, जिससे आपका डेटा गोपनीय रहता है। ओके, तो अब देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ये क्या है? टोपोलॉजी मतलब किसी नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने का तरीका, या कह सकते हैं उसकी बनावट। नेटवर्क का नक्शा। हाँ, एक तरह से। इसके मुख्य प्रकार है बस, रिंग, ट्री, मेश और स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी कैसी होती है? इसमें सभी डिवाइस एक केंद्रीय केबल से जुड़े होते हैं, जिसे बैकबोन कहते हैं। और स्टार टोपोलॉजी? स्टार में सारे कंप्यूटर एक केंद्रीय डिवाइस जैसे हब या स्विच से जुड़े होते हैं। अच्छा, एक सेंटर पॉइंट से। हाँ, बैंकिंग नेटवर्क में इसका बहुत उपयोग होता है। अगर एक कंप्यूटर खराब हो तो बाकी नेटवर्क चलता रहता है। ये तो मजबूत सिस्टम लगता है। और रिंग टोपोलॉजी? रिंग टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर अपने आसपास के 2 कंप्यूटरों से जुड़कर एक सर्कल या रिंग बनाता है। समझ गया। और मेश टोपोलॉजी? मेश टोपोलॉजी में नेटवर्क का हर कंप्यूटर बाकी सभी कंप्यूटरों से सीधे तौर पे जुड़ा होता है। मतलब हर कोई हर किसी से जुड़ा है। जी, ये बहुत भरोसेमंद लेकिन जटिल भी है। और एक हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होती है। हाँ, हाइब्रिड जैसा नाम से ही जाहिर है, वो 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग टोपोलॉजी का मिश्रण होती है। चलिए अब बात करते हैं इन सब का राजा, इंटरनेट। ये एक विशाल वैश्विक नेटवर्क है। इसे नेटवर्क का नेटवर्क भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल, इसकी शुरुआत 1969 में ARPANET से हुई थी। ARPANET? हाँ, इसे अमेरिकी रक्षा विभाग ने बनाया था और 1971 में रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल भेजा। और इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? विंडसर्फ और रॉबर्ट कान को। उन्होंने 1970 के दशक में TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया, जो आज भी इंटरनेट का आधार है। TCP/IP, ये बहुत सुनने में आता है। ये नियमों का एक सेट है जो तय करता है कि डेटा कैसे भेजा जाएगा। अच्छा, और www यानी वर्ल्ड वाइड वेब? वो 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। इसी वजह से इंटरनेट को सूचना का राजपथ भी कहते हैं। इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे। जी। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL द्वारा। 1995 में? स्पीड तो बहुत कम होगी तब। हाँ, बहुत कम, 9.6 kbps से 56 kbps तक। असली इंटरनेट क्रांति तो 2010 के बाद 3G के आने से हुई। सही बात है। तो अब जरा संक्षेप में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब हम कुछ खोजते हैं तो ये TCP/IP क्या करता है? TCP/IP प्रोटोकॉल हमारे डेटा को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। हाँ, जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। पैकेट्स। और ये पैकेट स्विचिंग तकनीक से अलग-अलग रास्तों से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। मतलब मेरा एक मैसेज कई अलग-अलग रास्तों से जा सकता है। बिल्कुल, और मंजिल पर जाकर
जाकर वो फिर से सही क्रम में जुड़ जाते हैं। कमाल है। और इसमें आईएसपी की क्या भूमिका है? कनेक्शन उपलब्ध कराते हैं। ये उस ग्लोबल हाईवे का ऑन रैम्प है और जिस जानकारी को हम देखते हैं वो वेब पेज पर होती है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है। हाँ, जो अक्सर HTML भाषा में लिखा जाता है और इसमें टेक्स्ट, इमेज और हाइपरलिंक हो सकते हैं। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, वेब पेज और वेबसाइट। हाँ, तो वेब पेज होते हैं वो मतलब दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है। स्टैटिक मतलब जिसका कंटेंट बदलता नहीं है। बिल्कुल, जब तक कोई डेवलपर खुद जाके उसे अपडेट ना करे वो वैसे ही रहेगा, एक डिजिटल पोस्टर की तरह। अच्छा, और डायनामिक मतलब जो बदलता रहता है, जैसे फेसबुक की फीड। एकदम सही। फेसबुक, यूट्यूब, अमेजॉन, ये सब डायनामिक वेब पेज के उदाहरण हैं। ये यूजर के हिसाब से रियल टाइम में कंटेंट बदलते रहते हैं। और जब ऐसे बहुत सारे वेब पेज एक साथ एक डोमेन नेम के अंडर आ जाते हैं तो उसे हम वेबसाइट कहते हैं। हाँ, और इन वेबसाइट्स को बनाने के लिए कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं, जैसे पाइथन, जावा, C++। बिल्कुल, और इनके साथ साथ HTML, CSS, PHP जैसी लैंग्वेजेस भी बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक है वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। वेब ब्राउजर तो एक एप्लीकेशन हुआ जिसे हम इंटरनेट चलाते हैं। हाँ, एक तरह से इंटरनेट की दुनिया में जाने का दरवाजा। ये यूजर को वेबसाइट तक पहुंचने में मदद करता है, जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, एज और एक भारतीय ब्राउजर भी है, एपिक। अच्छा, तो ये तो हुए ब्राउजर। और सर्च इंजन? और सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग या डकडको, इनका काम है इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना। मतलब हम कीवर्ड डालते हैं और वो हमें वेबसाइट्स की लिस्ट दे देता है। बिल्कुल, और ये सब कुछ जिस बड़े जाल का हिस्सा है उसे वर्ल्ड वाइड वेब या WWW कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं URL, डोमेन नेम और DNS। URL का मतलब तो हुआ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना? हाँ, ये इंटरनेट पर किसी भी चीज का पता है, चाहे वो वेबसाइट हो, कोई इमेज हो या फाइल। और इसके कुछ हिस्से होते हैं जैसे प्रोटोकॉल, डोमेन नेम। हाँ, जैसे HTTPS, ये प्रोटोकॉल है। फिर अपनी पढ़ाई.com डोमेन नेम हो गया, और उसके बाद का हिस्सा जैसे वीडियोस वो पाथ कहलाता है। और डोमेन नेम वो असल में IP एड्रेस का एक आसान सा नाम है ताकि हम इंसान उसे याद रख सकें। एकदम सही, क्योंकि नंबर्स याद रखना मुश्किल है और यहीं पर DNS काम आता है। डोमेन नेम सिस्टम। हाँ, इसका काम है उस आसान नाम यानी डोमेन नेम को वापस उसके असली IP एड्रेस में बदलना। जैसे google.com का IP एड्रेस है 142.250.190.78। अच्छा, अब इंटरनेट से जुड़े कुछ और जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। चलिए। होम पेज, ये तो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है। बिल्कुल, मेन पेज। और डाउनलोड और अपलोड, इसमें तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत सिंपल है, इंटरनेट से अपने डिवाइस में डेटा लेना मतलब डाउनलोड करना। और अपने डिवाइस से इंटरनेट पर डेटा भेजना मतलब अपलोड करना। सही। और जब हम एक वेब पेज से दूसरे पर जाते रहते हैं उसे सर्फिंग कहते हैं। हाँ, इंटरनेट सर्फिंग। और ये कुकीज क्या होती हैं? कुकीज, ये छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिन्हें वेबसाइट्स हमारे ब्राउजर में स्टोर कर देती हैं। ये हमारी एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए। हाँ, एक तरह से, ताकि वेबसाइट को याद रहे कि आप कौन हैं और आपकी पसंद क्या है। ये अस्थायी भी हो सकती है और स्थायी भी। ठीक है, अब बात करते हैं OSI मॉडल और नेटवर्क डिवाइस की। OSI मॉडल यानी ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। मतलब ये बताता है कि नेटवर्क पर डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। हाँ बिल्कुल, इसमें 7 लेयर्स होती हैं, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। 7 लेयर्स। हाँ। अब देखते हैं नेटवर्क डिवाइस। सबसे पहले हब। हब एक बहुत बेसिक डिवाइस है, वो नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटरों को डेटा भेज देता है, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। मतलब ये ब्रॉडकास्ट करता है। बिल्कुल। इसीलिए इसका इस्तेमाल कम होता है। इसकी जगह स्विच ने ले ली है, क्योंकि स्विच ज्यादा स्मार्ट है। हाँ, स्विच डेटा सिर्फ उसी डिवाइस को भेजता है जिसके लिए वो डेटा है। और राउटर, ये तो हर घर में होता है आजकल। राउटर हमारे घर के नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है और डेटा को पैकेट्स के रूप में भेजता है। और मॉडेम, मॉडेम का काम है सिग्नल को बदलना, डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को वापस डिजिटल में। अच्छा, ये एक तरह का ट्रांसलेटर हुआ। और रिपीटर, रिपीटर का काम है सिग्नल को मजबूत करना। जब सिग्नल लंबा सफर करके कमजोर हो जाता है तो ये उसे बूस्ट करके आगे भेजता है। ठीक है। और गेटवे, गेटवे, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये दो अलग अलग तरह के नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और सर्वर, सर्वर वो मेन कंप्यूटर है जो नेटवर्क को जरूरी सेवाएं देता है, जैसे फाइल स्टोर करना या वेबसाइट होस्ट करना। चलिए अब कुछ जरूरी प्रोटोकॉल देख लेते हैं, HTTP और HTTPS। HTTP वेबसाइट खोलने के काम आता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTPS इसका सिक्योर वर्जन है। ऐसा मतलब सिक्योर, मतलब जिसमें डेटा एन्क्रिप्टेड होता है। बिल्कुल। और TCP/IP, ये तो इंटरनेट की नींव है ना? हाँ, कह सकते हैं। इसमें 2 हिस्से हैं। TCP का काम है डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ना, और IP का काम है उन पैकेट्स पर एड्रेस लेकर उन्हें सही पते तक पहुंचाना। एकदम सही। और ये जो IP एड्रेस होता है ये हर डिवाइस का एक यूनिक पता होता है। हाँ, इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस का। और ये 2 तरह का है, IPv4 जो 32 बिट्स का होता है, और IPv6 जो 128 बिट्स का है। सही। एक और प्रोटोकॉल है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट पर फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए बना है। अब बात करते हैं ईमेल से जुड़े प्रोटोकॉल्स की। हाँ, इसमें 3 मुख्य हैं, SMTP, POP3 और IMAP। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ईमेल भेजने के काम आता है। हाँ, इसका काम सिर्फ ईमेल भेजना है। और रिसीव करने के लिए? रिसीव करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, POP3 और IMAP। POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईमेल को सर्वर से आपके डिवाइस पर डाउनलोड कर लेता है और डाउनलोड के बाद सर्वर से डिलीट कर देता है। हाँ, ये पुराना तरीका है। और IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये ईमेल को सर्वर पर ही रखता है, आप बस उसे सर्वर पर ही देखते हैं। इसका फायदा यह है कि हम कई डिवाइस से अपना मेल चेक कर सकते हैं और सब सिंक में रहता है। बिल्कुल, आजकल ज्यादातर हम सब IMAP यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है वायरस और मैलवेयर। ये बहुत जरूरी है। वायरस का पूरा नाम है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। हाँ। और ये एक तरह का मैलवेयर है जो खुद की कॉपी बनाकर फैलता है। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? वो था क्रीपर, 1971 में बनाया गया था। और उसे हटाने के लिए जो प्रोग्राम बना उसका नाम था रीपर। हाँ। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं, कसपेरस्की, मैकाफी, अवास्ट, नॉर्टन, विंडोज डिफेंडर, ये सब जाने माने नाम है। अब कुछ मुख्य वायरस के प्रकार देखते हैं, जैसे फाइल इन्फेक्टर वायरस, ये प्रोग्राम फाइल्स को इन्फेक्ट करता है जैसे .exe फाइल्स। और बूट सेक्टर वायरस, ये कंप्यूटर के बूटिंग सिस्टम को ही टारगेट करता है जिससे कंप्यूटर स्टार्ट होने में दिक्कत आती है। एक और है मैक्रो वायरस। हाँ, ये MS वर्ड या एक्सेल की फाइलों को इन्फेक्ट करता है। पहला मैक्रो वायरस कॉन्सेप्ट था। ट्रोजन हॉर्स के बारे में भी बहुत सुना है। ट्रोजन हॉर्स बहुत चालाक होता है, ये एक उपयोगी प्रोग्राम होने का नाटक करता है और फिर सिस्टम में घुसकर नुकसान पहुंचाता है। और वर्म को फैलने के लिए किसी होस्ट फाइल की जरूरत नहीं होती, वो नेटवर्क के जरिए खुद ही फैलता है, जैसे I love you worm। और सबसे खतरनाक शायद रैंसमवेयर है। हाँ, ये आज के समय का बड़ा खतरा है। ये आपके डेटा को लॉक करके उसे खोलने के बदले फिरौती मांगता है। क्रिप्टो लॉकर इसका एक उदाहरण है। अब बात करते हैं ईमेल और उससे जुड़े खतरों की। ईमेल तो एक इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी जैसा है। हाँ। इसके हिस्से हैं टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, बॉडी और CC यानी कार्बन कॉपी और BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सही। ईमेल से जुड़ा एक बड़ा खतरा है स्पैम। स्पैम यानी अनचाहे ईमेल जो बहुत बड़ी संख्या में भेजे जाते हैं। और फिशिंग। फिशिंग एक तरह की धोखाधड़ी है जिसमें नकली ईमेल भेजकर आपकी पर्सनल जानकारी जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल चोरी करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, पहला ईमेल कब भेजा गया था? पहला ईमेल 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजा था। और इन सब खतरों से बचने के लिए एक और चीज है, फायरवॉल। हाँ, फायरवॉल एक सुरक्षा दीवार है। ये आपके कंप्यूटर के नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच, हैकर्स और वायरस से बचाता है। अब इंटरनेट से जुड़ी कुछ और जरूरी शब्दावली देखते हैं। ठीक है। बैंडविड्थ, ये इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड है। स्पीड से ज्यादा ये क्षमता है, मतलब एक बार में कितना डेटा ट्रांसफर हो सकता है। इसे GBPS या MBPS में मापते हैं। और पिंग स्पीड को मापता है, ये बताता है कि डेटा को सर्वर तक जाकर वापस आने में कितना कम समय लगा। इमोजी का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था? सबसे पहले 1999 में एक जापानी कंपनी NTT डोकोमो ने किया था। और कैप्चा, ये तो हम रोज
रोज देखते हैं। हाँ, ये एक सिक्योरिटी टेस्ट है जो इंसानों और रोबोट्स यानी बॉट्स में फर्क करता है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है जिससे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की प्रामाणिकता साबित होती है। आईटी एक्ट 2000 के तहत यह भारत में मान्य है। एक और टर्म है जिगबी। जिग्बी एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ये बहुत कम बिजली इस्तेमाल करती है और इसे खास तौर पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी डिवाइस के लिए बनाया गया है। और आखिर में क्लाउड स्टोरेज। इसका मतलब है अपने डेटा को अपने डिवाइस की जगह इंटरनेट पर किसी सर्वर पर स्टोर करना ताकि उसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। चलिए अंत में आईपी एड्रेस की क्लास देख लेते हैं। हाँ, IPv4 एड्रेस को 5 क्लास में बांटा गया है। क्लास ए की रेंज 1 से 126 तक है। क्लास बी की 128 से 191 सही और क्लास सी की 192 से 223 तक। हाँ, और क्लास डी है 224 से 239 तक जो मल्टीकास्टिंग के लिए है। और क्लास ई वो 240 से 255 तक है और उसे भविष्य के इस्तेमाल के लिए रिजर्व रखा गया। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी। ये एक ऐसा शब्द है जो हम रोज सुनते तो हैं पर शायद इसकी गहराई को पूरी तरह समझते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम इसी की परतों को एक एक करके खोलेंगे। अच्छा हाँ, हम बात करेंगे कि भाई आईटी असल में है क्या, भारत में इससे जुड़े कानून क्या है, फिर ये जो साइबर सुरक्षा का मामला है, हाँ जो बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल, बहुत बड़ा मुद्दा है, और फिर देखेंगे कि सरकार कैसी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम तक मतलब नागरिकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने के लिए कर रही है। और इसमें हम राजस्थान पर खास ध्यान देंगे, है ना? हाँ, खासतौर पर राजस्थान के मॉडल को भी समझेंगे। बहुत बढ़िया। तो फिर शुरू से ही शुरू करते हैं। जब हम आईटी कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ कंप्यूटर या इंटरनेट तो नहीं होता होगा? नहीं नहीं, उससे कई ज्यादा है। देखिए सरल भाषा में कहें तो आईटी उन सभी टूल्स का एक सिस्टम है, चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या नेटवर्क, ओके जो जानकारी मतलब डेटा को बनाने, उसको प्रोसेस करने, सहेजने और एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करता है। अच्छा, जैसे आपके हाथ का स्मार्टफोन, जिस ऐप से आप पेमेंट करती हैं और वो सर्वर जो उस पेमेंट को प्रोसेस करता है, ये सब आईटी का तो हिस्सा है। और इसकी रफ्तार तो हैरान करने वाली रही है। मतलब 1940s के दशक में ENIAC जैसे कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से लेकर आज हमारी घड़ी में जो कंप्यूटर है, कमाल का सफर है। हाँ, और बहुत ही सफर आए। 70 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर आए, 80 के दशक में इंटरनेट ने दस्तक दी और 90 के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW ने इसे आम लोगों के लिए खोल दिया। फिर 2000 के बाद तो स्मार्टफोन और क्लाउड कंप्यूटिंग ने पूरी बाजी ही पलट दी। मतलब टेक्नोलॉजी कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ से निकलकर हर किसी की जेब में पहुंच गई। एकदम। और अब तो हम AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया में जी रहे हैं, जहां हमारी कार, हमारा फ्रिज सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा है। लेकिन जैसे जैसे ये दुनिया बड़ी है तो इसके लिए नियम कायदे बनाने की जरूरत भी तो बड़ी होगी। बिल्कुल, और यही पर आता है भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी IT एक्ट 2000। अच्छा। सोचिए ये कानून उस वक्त बना था जब इंटरनेट भारत में बहुत नया था। हाँ बिल्कुल, शुरुआती दौर था। हाँ, तो तब इसका मुख्य मकसद था ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता देना, डिजिटल सिग्नेचर जैसी चीजों को वैध बनाना ताकि लोग ऑनलाइन खरीदारी पर भरोसा कर सकें। मतलब उस वक्त का फोकस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर ज्यादा था। एकदम सही। लेकिन वक्त के साथ इंटरनेट का रूप बदला, सोशल मीडिया आया, ऑनलाइन फ्रॉड बढ़े, डेटा चोरी की घटनाएं होने लगी, तो फिर कानून को भी बदलना पड़ा। बिल्कुल। इसीलिए 2008 में इसमें एक बड़ा संशोधन किया गया। और इसी संशोधन में कुछ बहुत चर्चित धाराएं जोड़ी गई थी। सही कह रही हूँ? जैसे धारा 66A। हाँ, धारा 66A और धारा 69। धारा 66A ऑनलाइन कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट करने को अपराध बनाती थी। और धारा 69? धारा 69 सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी भी डिजिटल जानकारी पर नजर रखने का अधिकार देती थी। लेकिन धारा 66A को लेकर तो बहुत विवाद हुआ था। कहा गया कि ये जो आपत्तिजनक शब्द है ये तो बहुत अस्पष्ट है। बिल्कुल, इसकी कोई साफ परिभाषा नहीं थी और इसका इस्तेमाल बोलने की आजादी को दबाने के लिए हो सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी वजह से 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंगल केस में धारा 66A को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। ये तो एक ऐतिहासिक फैसला था। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि कानून को टेक्नोलॉजी के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों का भी ध्यान रखना होता है। तो क्या आज मतलब इतने सालों बाद 2000 का वो कानून हमारी आज की डिजिटल चुनौतियों के लिए काफी है? मेरा मतलब है फेक न्यूज, साइबर बुलिंग, डेटा प्राइवेसी। नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है। और इसीलिए अब सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 का प्रस्ताव लेकर आई है। अच्छा, एक नया एक्ट। हाँ, और यहाँ सोच में एक बड़ा बदलाव है। आईटी एक्ट 2000 का हीरो टेक्नोलॉजी थी, उसे आगे बढ़ाना था। डिजिटल इंडिया एक्ट का हीरो यूजर मतलब आप और हम, हमें ऑनलाइन खतरों से बचाना है। ये तो बहुत जरूरी बदलाव है। इसका फोकस AI, मेटावर्स जैसी नई टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने और यूजर्स को एक सुरक्षित ऑनलाइन माहौल देने पर है। चलिए, जब तक ये नया कानून नहीं आता तब तक पुराने आईटी एक्ट की कुछ सबसे जरूरी धाराओं को समझ लेते हैं, खासकर वो जो एक आम यूजर की जिंदगी पर असर डालती हैं। जरूर, इन्हें हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं ताकि समझना आसान हो। ठीक है। पहला हिस्सा है आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी की सुरक्षा, मतलब आपका कंप्यूटर, आपका डेटा, जैसे हैकिंग वगैरह। हाँ, इसके लिए दो मुख्य धाराएं हैं, धारा 43 और धारा 66। लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, क्या फर्क है दोनों में? देखिए, धारा 43 तब लगती है जब कोई बिना आपकी इजाजत के आपके कंप्यूटर में घुसता है, कोई फाइल कॉपी करता है या वायरस डाल देता है, लेकिन उसका इरादा कोई बड़ा अपराध करने का नहीं है। ये एक सिविल अपराध है जिसमें हर्जाना देना पड़ता है। ओके। और धारा 66, उसमें तो जेल की सजा है। फर्क है इरादे का। अगर कोई आपके कंप्यूटर में घुसकर धोखाधड़ी करने, डेटा चुराने या कोई और अपराध करने के इरादे से ऐसा करता है तो वो धारा 66 के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। अच्छा। इसमें 3 साल तक की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो इरादा ही एक छोटे उल्लंघन को एक गंभीर अपराध में बदल देता है। समझ गई, मतलब इरादा बहुत मायने रखता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डिजिटल पहचान की सुरक्षा। ये क्या है? आपकी डिजिटल पहचान है आपका पासवर्ड, आपका डिजिटल सिग्नेचर, आपकी ईमेल आईडी। अगर कोई आपका पासवर्ड चुरा लेता है तो ये धारा 66C के तहत पहचान की चोरी है। और इसके लिए सजा? इसके लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है। और मान लीजिए कोई उस चोरी किए हुए पासवर्ड से मेरे फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन करके मेरे दोस्तों से पैसे मांगने लगे तो? अब ये सिर्फ पहचान की चोरी नहीं रही, ये बन गया इंपर्सनेशन यानी प्रतिरूपण, जो धारा 66D के तहत आता है। अच्छा। जब आप किसी और की पहचान का इस्तेमाल करके कोई धोखाधड़ी करते हैं तो ये धारा आती है। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक मशहूर एक्टर के नाम से फर्जी ट्विटर हैंडल बनाकर बहुत गलत बातें फैलाई जा रही थी। हाँ, याद है मुझे। पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ा तो उस पर यही धारा 66D लगाई गई थी। मतलब सिर्फ पासवर्ड चुराना एक अपराध है और उसका इस्तेमाल करके किसी और को धोखा देना एक दूसरा और ज्यादा गंभीर अपराध है। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है आपकी निजता और सुरक्षा। इसमें धारा 66E आती है, प्राइवेसी वाली। हाँ, जो प्राइवेसी के उल्लंघन से जुड़ी है। किसी की सहमति के बिना उसके निजी पलों की तस्वीरें या वीडियो खींचना और उन्हें ऑनलाइन फैलाना इस धारा के तहत एक गंभीर अपराध है। इसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है। और ऑनलाइन अश्लीलता या पोर्नोग्राफी फैलाने पर? उसके लिए धारा 67 है। ये भी गंभीर अपराध है जिसमें पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल और दोबारा करने पर 5 साल तक की जेल का प्रावधान है। और इन सबसे ऊपर भी कुछ है? हाँ, इन सबसे ऊपर है धारा 66F, साइबर आतंकवाद। अगर कोई हैकिंग या डिजिटल हमले के जरिए देश की एकता और सुरक्षा को खतरे में डालता है तो उसे उम्र कैद तक हो सकती है। तो ये कानून डिजिटल दुनिया के लिए नियम तो बनाते हैं, लेकिन अपराधी हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में साइबर सुरक्षा की असली जमीनी हकीकत क्या है? आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले हैं। एनसीआर के डेटा के मुताबिक 2022 में भारत में लगभग 66,000 साइबर अपराध दर्ज हुए। 66,000। और ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल, असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है और खतरों का सिर्फ नंबर नहीं, तरीका
तरीका भी बदल रहा है। तरीका कैसे बदल रहा है? पहले तो हम वायरस और रैंसमवेयर जैसे हमलों के बारे में सुनते थे। वो खतरे आज भी हैं। WannaCry जैसे रैंसमवेयर हमले जहां हैकर्स आपका सारा डेटा लॉक करके फिरौती मांगते हैं। हाँ, वो अभी होते हैं। हाँ, लेकिन अब AI आधारित हमले हो रहे हैं जो कहीं ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि सोचिए आपको आपके बॉस की आवाज में एक फोन आए कि तुरंत इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। आवाज एकदम असली लगे पर हो वो AI से बनाई गई। अरे बाप रे, इसे डीप फेक वॉइस स्कैम कहते हैं और ये आज की हकीकत है। ये तो बहुत डरावना है। तो इन सब से निपटने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है? भारत की जो मुख्य एजेंसी है वो है CRTIN यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। CRTIN। हाँ, ये एक तरह से हमारी डिजिटल दुनिया की फायर ब्रिगेड है। जब भी कोई बड़ा साइबर हमला होता है तो CRTIN उसे रोकने, उसके असर को कम करने और भविष्य के लिए एडवाइजरी जारी करने का काम करती है। और डेटा की सुरक्षा के लिए भी तो एक नया कानून आया है ना? हाँ, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये कानून इस बात पर जोर देता है कि कोई भी कंपनी आपका डेटा कैसे इकट्ठा करेगी, कैसे इस्तेमाल करेगी और उसे कैसे सुरक्षित रखेगी। मतलब नागरिकों को अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। बिल्कुल, ये IT एक्ट के साथ मिलकर काम करेगा। तो टेक्नोलॉजी का इन डरावना चेहरा तो है, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो यही टेक्नोलॉजी सरकार और नागरिक के बीच की दूरी को मिटा सकती है। और इसी सोच को हम ई गवर्नेंस कहते हैं। सही है? बिल्कुल, ई गवर्नेंस का सीधा सा मतलब है सरकारी सेवाओं को डिजिटल तरीके से लोगों तक पहुंचाना। इसका मकसद है पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार घटाना और लाइनों में लगने का झंझट खत्म करना। इसके कई मॉडल होते हैं जैसे G2C, G2B। ये सब क्या है, जरा आसान भाषा में समझाइए। ये बस सेवाओं के लेन देन का तरीका बताते हैं। सबसे आम है G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। सरकार से नागरिक तक। हाँ, जब आप ऑनलाइन अपना पासपोर्ट अप्लाई करती हैं, आधार कार्ड डाउनलोड करती हैं या पैन कार्ड बनवाती हैं तो आप G2C सेवा का इस्तेमाल कर रही होती हैं। सरकार सीधे आपको सेवा दे रही है। और G2B ये बिजनेस के लिए होगा। हाँ, गवर्नमेंट टू बिजनेस। जब कोई व्यापारी GST पोर्टल पर अपना टैक्स भरता है या कोई कंपनी GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर सरकार को अपना सामान बेचने के लिए टेंडर भरती है तो वो G2B सेवाओं का उदाहरण है। अच्छा, और G2G और G2E होते हैं। G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये सरकारी विभागों के आपसी कामकाज के लिए है। जैसे ई ऑफिस प्रोजेक्ट जहां सरकारी फाइलें कागज पर नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाती हैं। इससे काम में तेजी आती है। और G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जैसे उनकी सैलरी का ऑनलाइन सिस्टम या शिकायतों का पोर्टल। तो ई गवर्नेंस को जमीन पर उतारने में कौन से राज्य आगे रहे हैं? कोई अच्छा उदाहरण है हमारे बिल्कुल, पास? राजस्थान इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कुछ ऐसे मॉडल्स बनाए हैं जिनसे ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आम आदमी की जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलें कैसे दूर की जा सकती हैं। अच्छा, तो अगर मैं राजस्थान की एक नागरिक हूँ तो ये ई गवर्नेंस मेरी जिंदगी को कैसे आसान बनाता है? सोचिए, आपको कोई सरकारी काम है, बिजली का बिल भरना है या जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। आप अपने पास के ई मित्र कियोस्क पर जा सकती हैं। ई मित्र, ये तो बहुत सुना है। हाँ, ये राजस्थान की सबसे सफल योजनाओं में से एक है। और अगर किसी सरकारी विभाग से कोई शिकायत हो तो? उसके लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल है। आप ऑनलाइन फोन पर 181 नंबर डायल करके या ऐप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और उसे ट्रैक भी कर सकती हैं। मतलब सरकार सीधे जनता के प्रति जवाबदेह बनती है। बिल्कुल, और मैंने जनसूचना पोर्टल के बारे में भी सुना है। वो क्या है? वो तो पारदर्शिता की एक मिसाल है। RTI कानून कहता है कि आप सूचना मांगेंगे तो सरकार देगी। जन सूचना पोर्टल कहता है कि आप मांगे ही क्यों, हम खुद ही सारी जानकारी सार्वजनिक कर देते अरे हैं। वाह। किस योजना का फायदा किसे मिला, कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ, 115 विभागों की ऐसी सारी जानकारी उस पोर्टल पर मौजूद है। ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इन सारी अलग अलग सेवाओं को इस्तेमाल करने के लिए क्या मुझे अलग अलग ID पासवर्ड याद रखने पड़ते हैं? यहीं पर राजस्थान का सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म काम आता है, SSO यानी सिंगल साइन ऑन पोर्टल। Single sign on। हाँ, ये एक मास्टर की तरह है। आप एक बार अपनी SSO ID बनाती हैं और फिर उसी एक लॉगिन से आप 100 से ज्यादा सरकारी सेवाओं का फायदा उठा सकती हैं। मतलब भर्ती का फॉर्म भरना हो या अपने दस्तावेज राज ई-वार्ड में सुरक्षित रखने हो, सब एक ही जगह से। बिल्कुल। तो ये सब लागू करने के पीछे कौन सी मुख्य संस्थाएं हैं? देखिए, नीतियों को बनाने और लागू करने का काम करता है DOITNC यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। Okay। जमीनी स्तर पर इन प्रोजेक्ट्स को चलाने वाली नोडल एजेंसी है राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड यानी RISL। और IT पार्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में RIICO की बड़ी भूमिका है। एक आखिरी सवाल, राजस्थान नए आइडियाज और स्टार्टअप्स को कैसे सपोर्ट कर रहा है? उसके लिए iStart नाम का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। iStart। जी, अगर किसी के पास कोई अच्छा टेक्नोलॉजी का आइडिया है तो iStart उन्हें शुरुआती फंडिंग से लेकर मेंटरशिप और सरकारी सपोर्ट तक सब कुछ एक ही जगह पर मुहैया कराता है। ये दिखाता है कि ई गवर्नेंस सिर्फ सेवाएं देना नहीं है बल्कि भविष्य के लिए एक इनोवेशन इकोसिस्टम तैयार करना भी है। तो साफ है कि टेक्नोलॉजी एक दो धारी तलवार की तरह है। इसके खतरे हैं तो अपार संभावनाएं भी हैं। बिल्कुल। कानून हमें खतरों से बचाने की कोशिश करते हैं और ई गवर्नेंस जैसी पहल उन संभावनाओं को हकीकत में बदलती है। बिल्कुल, और चुनौती हमेशा इसी बात में रहेगी कि हम इस तलवार की धार का इस्तेमाल काटने के लिए नहीं बल्कि बेहतरी का रास्ता तराशने के लिए कैसे करते हैं। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए कानून और तकनीक को हमेशा साथ साथ चलना होगा। तो चलिए अब आखिरी चैप्टर देखते हैं, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना? हाँ, नाम सुनकर तो ऐसा ही लगता है पर असल में है नहीं। तो क्या हम इसे आसानी से समझ सकते हैं? अरे बिल्कुल, नंबर सिस्टम या संख्या प्रणाली बेसिकली संख्याओं को लिखने और दिखाने का एक तरीका है। अच्छा। और कंप्यूटर की दुनिया में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ। इसमें सबसे जरूरी होता है आधार मतलब बेस और अंक मतलब डिजिट्स। आधार और अंक, ठीक है। तो ये कितने तरह के होते हैं और हम जो रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है? देखिए, मुख्य रूप से 4 प्रणालियां हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहले तो वही जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, दशमलव संख्या प्रणाली। अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम। हाँ, इसका आधार 10 है। आधार 10 मतलब 0 से 9 तक कुल 10 अंक। एग्जैक्टली। जैसे 25 लिखना हो जी या 149। हाँ। ये हमारी मतलब इंसानों की भाषा है। ये तो हमारी दुनिया हुई, पर कंप्यूटर की दुनिया तो इससे बिल्कुल अलग है। वो इन 10 अंकों को नहीं समझता, उसकी भाषा तो और भी सरल है ना? कहीं ज्यादा सरल है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। कंप्यूटर की भाषा है बाइनरी संख्या प्रणाली। बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका आधार सिर्फ 2 है। सिर्फ 2 मतलब इसमें बस 2 ही अंक हैं, 0 और 1। अच्छा। आप इसे बिजली के स्विच की तरह सोच सकती हैं। 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। अच्छा, तो कंप्यूटर के अंदर जो लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं वो इसी ऑन या ऑफ स्टेट में होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब हर फोटो, हर गाना, हर मैसेज जो हम भेजते हैं वो कंप्यूटर के लिए आखिरकार 0 और 1 का एक बहुत लंबा सिलसिला ही है। यही इसका सार है। ये सोचना ही कितना कमाल का है। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हाँ। या तो सिग्नल है मतलब 1 हाँ। या नहीं है मतलब 0। हाँ। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत? इंसान के लिए 1011011010 जैसी लंबी बाइनरी संख्या को पढ़ना और उसमें गलती ढूंढना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। मैं तो सोचकर ही थक गई। तो यहीं पर शायद दूसरी प्रणालियों की जरूरत पड़ती होगी, जैसे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। ये एक तरह से प्रोग्रामर्स के लिए ट्रांसलेटर का काम करती हैं। ये इंसान और मशीन के बीच की खाई को कम करती हैं। पहले बात करते हैं ऑक्टल की। इसका आधार 8 है। 8 मतलब 0 से लेकर 7 तक के अंक। हाँ। इसका मुख्य उपयोग बाइनरी कोड को थोड़ा छोटा करके लिखने के लिए होता था। हर ऑक्टल अंक ठीक 3 बाइनरी अंकों को दिखाता है। और हेक्साडेसिमल, जिसका मैंने सुना है प्रोग्रामिंग में बहुत इस्तेमाल होता है, उसका आधार 16 है, तो वो इसे और भी बेहतर तरीके से करता होगा। हाँ, हेक्साडेसिमल आज के समय में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। आधार 16। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, हमारे पास अंक तो 0 से 9 तक ही है। तो फिर 10 से 15 तक की गिनती कैसे होगी? उसके लिए हम अंग्रेजी के अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। A का मतलब 10, B का 11 और ऐसे ही F का मतलब 15। अक्षरों का इस्तेमाल, ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक हेक्साडेसिमल अंक ठीक 4 बाइनरी अंकों के समूह को दिखाता है।
इससे बहुत बहुत बड़ी बाइनरी संख्याओं को बेहद छोटे और पढ़ने लायक रूप में लिखा जा सकता है। वेब डिजाइन में रंगों के कोड भी तो ऐसे ही होते हैं, जैसे #FFFF सफेद रंग के लिए। हाँ सही कहा, वो हेक्साडेसिमल कोड ही होते हैं। तो ये प्रणालियां कंप्यूटर के लिए नहीं बल्कि कंप्यूटर पर काम करने वाले इंसानों की सुविधा के लिए हैं। यह तो बहुत ही दिलचस्प है। चलिए आप उस प्रक्रिया को समझते हैं जो इन भाषाओं के बीच अनुवाद करती है। मान लीजिए मुझे अपनी दशमलव संख्या जैसे 13 को कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में बदलना है, तो वो कैसे होगा? इसके लिए एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है। हम 13 को बाइनरी के आधार यानी 2 से लगातार भाग देते जाएंगे और हर बार जो शेष बचेगा मतलब रिमाइंडर उसे नोट करते जाएंगे। ठीक है, इसे साथ में करके देखते हैं। अगर मैं 13 को 2 से भाग दूं तो भागफल आएगा 6 और शेष बचेगा 1। एकदम सही। अब उस भागफल यानी 6 को फिर से 2 से भाग दीजिए। 6 को 2 से भाग देने पर भागफल 3 आएगा और शेष बचेगा 0। शानदार। अब 3 को 2 से भाग दीजिए। इसमें भागफल आएगा 1 और शेष भी बचेगा 1। और आखिर में 1 को 2 से भाग देने पर भागफल 0 होगा और शेष 1 ही बचेगा। जैसे ही भागफल 0 हो जाए हम रुक जाते हैं। तो हमारे पास शेष अंकों की एक लिस्ट है 1, 0, 1 और 1। अब इनका क्या करना है? अब बस इन शेष अंकों को उल्टे क्रम में मतलब नीचे से ऊपर की ओर लिख दीजिए। तो ये बनेगा 1, 1, 0, 1, 1101। तो दशमलव का 13 बाइनरी में 1101 है। वाह, ये प्रक्रिया तो बहुत सीधी है। हाँ, और इसकी खूबसूरती है कि ये हर आधार के लिए काम करती है। दशमलव से ऑक्टल में बदलना है तो 2 की जगह 8 से भाग दीजिए। हेक्साडेसिमल में बदलना है तो 16 से। अच्छा, सिद्धांत वही रहता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर हमें बाइनरी से वापस दशमलव में आना हो उसका भी कोई ऐसा ही तरीका होगा? मान लीजिए हमारे पास बाइनरी संख्या 1011 है। उसका तरीका भी उतना ही सीधा है। हम दाईं ओर से शुरू करते हुए हर बाइनरी अंक को 2 की बढ़ती हुई घात यानी पावर से गुणा करके जोड़ देंगे। 2 की घात? हाँ, सबसे दाएं वाले अंक के लिए 2 की घात 0, फिर उसके बगल वाले के लिए 2 की घात 1, फिर 2 और ऐसे ही आगे। ठीक है, तो 1011 के लिए सबसे दाईं ओर है 1, उसे गुणा करेंगे 2 की घात 0 से जो 1 होता है तो मिला 1। उसके बगल में है 1, उसे गुणा करेंगे 2 की घात 1 से जो 2 होता है, मिला 2। फिर है 0, उसे 2 की घात 2 यानी 4 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। और सबसे बाईं ओर है 1, उसे 2 की घात 3 मतलब 8 से गुणा करेंगे तो मिला 8। अब इन सबको जोड़ दीजिए। 8 + 0 + 2 + 1, ये हुआ 11। अरे वाह, है ना? ये तो एकदम सही काम करता है। मतलब हर बाइनरी संख्या का सिर्फ एक ही दशमलव मान हो सकता है, कोई भ्रम नहीं। यही बात कंप्यूटर सिस्टम को इतना भरोसेमंद बनाती है, गणितीय निश्चितता। हमने संख्याओं को एक प्रणाली से दूसरे में बदलना तो सीख लिया, पर हमारी डिजिटल दुनिया सिर्फ अंकों से तो नहीं बनी है। इसमें अक्षर हैं, शब्द हैं। कंप्यूटर क या ए या फिर एट जैसे चिन्हों को कैसे समझता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हमें ले जाता है कोडिंग सिस्टम्स की दुनिया में। इसका मूल विचार बहुत सरल है। हम हर अक्षर, अंक और चिन्ह को एक खास नंबर दे देते हैं और फिर उस नंबर को कंप्यूटर अपनी बाइनरी भाषा में बदल लेता है। अच्छा, तो ये एक तरह का गुप्त कोड है जिस पर हम सब सहमत हुए हैं। हाँ, कह सकते हैं। और इस क्षेत्र में सबसे पहला बड़ा कदम था ASCII। ASCII, मैंने ये नाम बहुत सुना है। ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 1960 के दशक की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये एक 7 बिट का कोड था, मतलब ये कुल 128 अलग अलग कैरेक्टर्स को नंबर दे सकता था। 128, इसमें क्या क्या था? इसमें अंग्रेजी के छोटे और बड़े अक्षर, 0 से 9 तक के अंक और कुछ जरूरी चिन्ह जैसे @ %, ये सब शामिल थे। लेकिन इसमें अमेरिकन शब्द इसकी सीमा बता रहा है। 128 कैरेक्टर्स में तो दुनिया की बाकी भाषाएं कहीं भी फिट नहीं होती। भारत में इतनी सारी लिपियां हैं, तब क्या हुआ? बिल्कुल, जैसे जैसे कंप्यूटिंग ग्लोबल हुई ASCII की सीमाएं साफ दिखने लगी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत में 1980 के दशक में ISCII यानी इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज विकसित किया गया। ISCII, ये भारतीय भाषाओं के लिए था। हाँ, यह एक 8 बिट का कोड था जो देवनागरी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु जैसी प्रमुख भारतीय लिपियों को सपोर्ट करता था। ये एक शानदार कोशिश थी, पर यह भी एक क्षेत्रीय समाधान था। भेजे गए टेक्स्ट का क्या होता होगा? गड़बड़ हो जाती थी। आपने कभी कोई पुरानी वेबसाइट या ईमेल देखा जिसमें हिंदी की जगह अजीब से डिब्बे या क्वेश्चन मार्क बने दिखते हैं? हाँ, कई बार देखा है। उसे मौजी बैग कहते हैं। ये इसलिए होता था क्योंकि भेजने वाले और पाने वाले के कंप्यूटर इस बात पर सहमत नहीं थे कि किस नंबर का मतलब कौन सा अक्षर है। तो इस वैश्विक भाषा की बाधा को कैसे तोड़ा गया? इसका समाधान एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से आया जिसका नाम है यूनिकोड। यूनिकोड का लक्ष्य बहुत सीधा और शक्तिशाली है। दुनिया की हर भाषा के हर अक्षर को एक यूनिक स्थायी नंबर देना, चाहे वो हिंदी का ज्ञान हो, जापानी का कांजी हो या फिर कोई इमोजी। तो आज हम जो अपने फोन से किसी भी भाषा में टाइप करके भेजते हैं और वो दूसरे के फोन पर सही सलामत पहुंच जाता है, उसकी वजह यूनिकोड है। बिल्कुल, यूनिकोड एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है जो प्लेटफॉर्म, डिवाइस, सॉफ्टवेयर सबसे बड़े काम करता है। UTF-8 और UTF-16 इसके सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट है। इसी की वजह से आज इंटरनेट सच में एक वैश्विक मंच बन पाया है। तो आज हमने देखा कंप्लीट कंप्यूटर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए द स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और मास्टर वीडियो के साथ। नमस्कार।